हेलो पीपल, आई होप यू गाइस आर डूइंग वंडरफुल और यहां पर हम लोग मिले फॉर अ नाइस क्विक रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 1 CMSL। तो यार बहुत ही आसान सा चैप्टर है। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, ये दो वो चैप्टर्स हैं जो बहुत आसान है और एग्जाम में बहुत भयंकर मार्क्स के लिए आते हैं। तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं बच्चों को, अगर नॉर्मल सिलेबस का आप एक रिवीजन कर रहे हो तो चैप्टर 1 और 2 के आप 2 रिवीजन करो, 3 रिवीजन करके जाओ। नॉर्मल सिलेबस के आप 2 रिवीजन कर रहे हो तो चैप्टर 1 और 2 के आप 4 रिवीजन करके जाओ। जितना आप नॉर्मल रिवीजन कर रहे हो चैप्टर 1 और 2 का, उससे डबल रिवीजन आपको करके जाना है। एग्जामिनेशन में यू टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन चैप्टर 1 एंड 2। तो उसी के लिए ये एक रिवीजन है। इस रिवीजन के अंदर मैं सारे टॉपिक्स को एक बार क्विकली गो थ्रू करूंगा। ये स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए जिनको पॉइंट्स याद रखने में कठिनाई होती है। तो चैप्टर 1 को हम कम से कम समय के अंदर पूरा का पूरा रिवाइज करेंगे ताकि आप इस वीडियो को मल्टीपल बार देख पाओ और पॉइंट्स याद करने में थोड़ा और हेल्पफुल रह जाए। आपको जो सामने दिख रहा है वो पूरा ओवरव्यू है चैप्टर नंबर 1 का। चैप्टर नंबर 1 में ये सारे टॉपिक्स हैं जिनको हम डिवाइड करते हैं 3 हिस्सों में। बेसिक्स, ये बहुत जनरल बातें करते हैं। मोबिलाइज द फंड्स विल हेल्प द इकोनॉमी ग्रो, जनरल बातें। फाइनेंशियल सिस्टम क्या करता है। पॉइंट नंबर 2 जो हमारे सेकंड टॉपिक से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 6 to 14 इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, मतलब आएगा, बात खत्म, 100% आएगा। तो ये है सबसे इंपॉर्टेंट हो गए 6 to 14। फिर आ जाते हैं कुछ वापस इजी टॉपिक्स 15 से लेकर 28, बट 15 से 28 से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो क्वेश्चन 1 to 5 पे आने की संभावना कम होती है, पर वही ICS है भाई, भरोसा नहीं है। हमें सारे टॉपिक्स पढ़कर जाने हैं 1 से लेकर 28 तक। एग्जाम में इन 1 से 28 तक 10 मार्क्स तक के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बहुत ईमानदारी से पढ़ना है। चलिए आ जाओ। हम लोगों ने थोड़े दिन पहले ही इसको बहुत डिटेल में कवर किया है। कुछ बच्चों के लिए जो बच्चे कब से रिक्वेस्ट कर रहे थे, इवन चैप्टर 1 और 2 के मैं रेगुलर लेक्चर्स भी यूट्यूब पे अपलोड करने वाला हूं। तो एक प्रॉपर कैप्सूल रिवीजन है जिसके अंदर मैंने अच्छे से सारे के सारे टॉपिक्स को पढ़ाया है। तो जिन बच्चों को नीड फील होती है वो भी देख सकते हैं। आई ट्राई कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो भी दे दूंगा। बट अभी ये है आप सब के लिए जिन्होंने बहुत अच्छे से 1 और 2 पढ़ लिया है एंड पॉइंट्स याद रखने के लिए ये रिवीजन हमारे लिए सुपर हेल्पफुल रहने वाला है। गुंडे चल, एंड एज आई ऑलवेज से, CMSL में गोल्ड माइन है। क्या गोल्ड माइन है? चैप्टर 1 और 2 एंड न्यूमेरिकल्स। चैप्टर 1, 2 और न्यूमेरिकल्स वो पार्ट है जो एग्जाम में 40 तक आ सकता है और आपको बहुत जबरदस्त तरीके से मार्क्स देके जाएगा। तो 1, 2 एंड न्यूमेरिकल्स को बहुत अच्छे से एफर्ट देके पढ़ना है। पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़ना है, बट इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस देना है। चलो गुंडे, सबसे पहला टॉपिक आ जाता है हमारा फाइनेंशियल सिस्टम इन इंडिया। फाइनेंशियल सिस्टम इंडिया क्या होता है? बेसिक फाइनेंशियल सिस्टम इज अ सिस्टम जो कि मनी को सरप्लस से लेकर डेफिसिट तक पहुंचा दे। मतलब क्या? इफ एनीवन हैज सरप्लस ऑफ मनी तो वो फाइनेंशियल सिस्टम में पैसा दे सकता है और फाइनेंशियल सिस्टम उस पैसे को मोबिलाइज करेगा टू समवन इन डेफिसिट। आपको आसान तरीके से बताता हूं। मेरे पास अगर एक्स्ट्रा पैसे हैं 10 लाख रुपए, मैं बैंक में FD कराता हूं, ठीक है। आपको अगर घर खरीदने के लिए लोन की जरूरत है, 10 लाख का डेफिसिट है, आप बैंक से लोन लेते हो, तो बैंक एक फाइनेंशियल सिस्टम है जो जिसके पास सरप्लस है उससे मोबिलाइज कर देता है जिसके पास डेफिसिट है। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट एग्जांपल, आपके पास में 1 करोड़ रुपए का सरप्लस है। यूर ऑफ द एज ऑफ 60, आपका 60 का एज है, आपके पास 1 करोड़ का सरप्लस है। आपने वो 1 करोड़ रुपए बैंक को दे दिए कि भैया मुझे इस पे हर महीने का ब्याज देते रहना, ठीक है। मैं एक नया एंटरप्रेन्योर हूं, मुझे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 1 करोड़ रुपए की जरूरत है। मैं बैंक के पास जाता हूं कि 1 करोड़ का मुझे लोन दे दो भैया, मैं उसके ऊपर आपको ब्याज देने को तैयार हूं। बैंक क्या हो गया? फाइनेंशियल सिस्टम। जिसके पास सरप्लस है उससे लेकर उसको दे रहा है जिसके पास डेफिसिट है। ऑब्वियसली यहां पे इंटरेस्ट लेगा, उसको भी इंटरेस्ट देगा और बीच में अपना कमीशन कमाएगा। दैट इज फाइनेंशियल सिस्टम। तो फाइनेंशियल सिस्टम क्या करता है? दिस मोबिलाइजेस सेविंग्स फ्रॉम हाउसहोल्ड एंड अदर सेगमेंट एंड अलोकेट सेविंग इनटू प्रोडक्टिव यूसेज सच एज ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर एक्सेट्रा। हाउसहोल्ड सेविंग को ट्रेड, मैन्युफैक्चर में पहुंचाता है, वो है हमारा फाइनेंशियल सिस्टम। उसके बाद में इन नटशेल, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल असेट, फाइनेंशियल सर्विस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये चारों मिलके बनते हैं फाइनेंशियल सिस्टम। याद रखना चारों क्या? फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल असेट, फाइनेंशियल सर्विस एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये चारों मिलके बनते हैं फाइनेंशियल सिस्टम। उसके बाद में फाइनेंशियल मार्केट इन इंडिया। इंडिया का फाइनेंशियल मार्केट कैसा है ये बताते हैं। बहुत बेसिक चीज कि इंडिया का फाइनेंशियल मार्केट 200 साल से ज्यादा पुराना है। मुंबई के अराउंड पूरा फाइनेंशियल मार्केट डेवलप हुआ है और आज की तारीख में BSE वो भी मुंबई के अंदर है, जो वर्ल्ड के अंदर वन ऑफ द मैक्सिमम ट्रेड्स करने वाले स्टॉक एक्सचेंजेस में से एक है। फिर एक टॉपिक आता है फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। अब ये सेम पॉइंट्स को हर जगह पे लिखते हैं, अच्छे से पढ़ना कि फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शन क्या है। फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, फर्स्ट मोबिलाइजेशन एंड चैनलाइजेशन ऑफ सेविंग इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूज। वापस वही मोबिलाइज करते हैं, वर्ड याद रख लो, मोबिलाइज करते हैं। फाइनेंशियल सिस्टम, फाइनेंशियल मार्केट, कोई भी टॉपिक आया, मोबिलाइज करते हैं
कहां से? सरप्लस से डेफिसिट तक। तो सेविंग्स को उसके प्रोडक्टिव यूज तक, सेविंग्स को उसके प्रोडक्टिव यूज तक मोबिलाइज करता है फाइनेंशियल सिस्टम। नेक्स्ट, सिक्योरिटीज के प्राइस को डिटरमिन करता है फाइनेंशियल सिस्टम। अगर ये पूरा फाइनेंशियल सिस्टम ही नहीं होता तो सिक्योरिटीज के प्राइस को डिटरमिन कैसे करते हैं? आज की तारीख में सिक्योरिटीज के प्राइस डिटरमिन होते हैं फ्री फ्लो ऑफ मार्केट से। तो सिक्योरिटीज के प्राइस को डिटरमिन करता है हमारा फाइनेंशियल सिस्टम। नेक्स्ट, लिक्विडिटी। हर असेट में लिक्विडिटी मिलती कहां से? हमारे फाइनेंशियल सिस्टम से। तो लिक्विडिटी फाइनेंशियल सिस्टम रिड्यूसेस कॉस्ट। आपको कंपनीज के बारे में, सिक्योरिटीज के बारे में जो इंफॉर्मेशन चाहिए बाय करने की जो कॉस्ट है वो बहुत कम कर देता है ये। पहले जब फाइनेंशियल सिस्टम, स्टॉक एक्सचेंज इतना ग्रो नहीं हुआ था, उस समय पे brokerages were huge. Now the brokerages are nothing, negligible. And last, exchange of asset without physical delivery. हमारे लिए अब assets को हम exchange कर सकते हैं without physical delivery because सारी के सारी securities कैसे हैं? in डीमैट फॉर्म। तो ये क्या है? ये फाइनेंशियल सिस्टम के कारण हुआ है। ये मोबिलाइज करता है कि जहां पर भी सेविंग है उसको प्रॉपर बिजनेस यूज के लिए मोबिलाइज कर देता है। प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज के अंदर हेल्प करता है, लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, कॉस्ट रिड्यूस करता है, एंड एक्सचेंज ऑफ एसेट हो सकता है विदाउट फिजिकल डिलीवरी। फिर ये बताते हैं फाइनेंशियल सिस्टम दो प्रकार से डिवाइडेड हो सकता है, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। वेरी सिंपल। मनी मार्केट, those securities having maturity, those debt securities having maturity up to 1 year, those debt securities which are having maturity of up to 1 year, वो हो गए मनी मार्केट के अंदर। कैपिटल मार्केट, बाकी सब कुछ कैपिटल मार्केट हो जाता है। इसको लिखते हैं ऐसे, मनी मार्केट इज दैट सेगमेंट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट वेयर बोरिंग एंड लेंडिंग ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स टेक प्लेस। शॉर्ट टर्म फंड्स का जो बोरिंग लेंडिंग होता है वो मनी मार्केट है। द मैच्योरिटी ऑफ मनी मार्केट रेंजेस फ्रॉम 1 डे टू 1 ईयर। जैसे कि मैंने कहा मैक्सिमम 1 ईयर। एक दिन के लिए भी किसी पैसा बोरो करते हो मनी मार्केट में, तो मनी मार्केट मतलब डेट सिक्योरिटीज जिनका टेन्योर होता है अप टू 1 ईयर। जनरली ये लार्ज अमाउंट में होते हैं और हाई वॉल्यूम के अंदर होते हैं। इसके अंदर बड़ा अमाउंट रहता है, लार्ज अमाउंट, एंड द वॉल्यूम इज आल्सो ह्यूज, ह्यूमंगस वॉल्यूम्स रहते हैं। आप लोगों ने हर्षद मेहता स्कैम के अंदर अगर देखा भी होगा तो सिटी बैंक वो मनी मार्केट में काम करता था। तो ह्यूज वॉल्यूम, लार्ज क्वांटम। यस यारों, सो हम लोग बात कर रहे थे कैपिटल मार्केट की और मनी मार्केट की। मनी मार्केट वहां पे जहां पे डेट सिक्योरिटीज में ट्रेड होता है अप टू 1 ईयर, लार्ज वॉल्यूम के अंदर होता है और लार्ज अमाउंट इज इन्वॉल्व। अब आते हैं कैपिटल मार्केट पे। कैपिटल मार्केट क्या है? जो अगर शॉर्ट टर्म जो है वो मनी मार्केट सर्व कर रहा है तो कैपिटल मार्केट सर्व करेगा मीडियम एंड लॉन्ग टर्म नीड्स ऑफ बोरोवर एंड लेंडर्स। एज सिंपल एज दैट। इट डील्स विद इंस्ट्रूमेंट लाइक शेयर, स्टॉक, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स। देखो, जो शेयर्स हैं वो तो हमेशा ही कैपिटल मार्केट के अंदर आएंगे, और जो डिबेंचर्स, बॉन्ड्स हैं, जो डेट सिक्योरिटीज हैं, उनका टेन्योर अगर अप टू 1 ईयर है तो मनी मार्केट, मोर देन 1 ईयर है तो कैपिटल मार्केट। फिर आता है टॉपिक नीड फॉर कैपिटल मार्केट। ऊपर हमने जैसे कि फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में पढ़ा था, वापस आता है नीड फॉर कैपिटल मार्केट। वेरी सिमिलर। मोबिलाइजेस फंड, इट मोबिलाइजेस फंड। इन्वेस्टमेंट्स इन द इकोनॉमी, इससे इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट आता है। मीडियम फॉर रिस्क मैनेजमेंट, आप अपना रिस्क मैनेज कर सकते हो अगर आप कैपिटल मार्केट को अच्छे से यूज करते हो। इंप्रूव क्वालिटी इंफॉर्मेशन, आपको बहुत बेहतर तरीके से इंफॉर्मेशन मिलता है। नेक्स्ट, एक बहुत अच्छे से टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, ऐसा हमने देखा है। और आगे बढ़ते हैं। इट गिव्स, ये हमें एक मौका देता है कि हम हमारे कंपनी के ईसॉप्स वगैरह दे सकते हैं एम्प्लॉइज को। फिर करेंसी देता है एक प्रकार का फॉर एक्विजिशन। करेंसी कैसे देता है फॉर एक्विजिशन? हम अगर किसी कंपनी को अक्वायर करते हैं, व्हेन फेसबुक, व्हेन मेटा अक्वायर्ड व्हाट्सएप, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा पार्ट ऑफ देयर कंसिडरेशन वाज पेड इन टर्म्स ऑफ शेयर्स ऑफ मेटा। तो अगर अच्छा कैपिटल मार्केट है तो मैं मेरे शेयर्स ही दे सकता हूं। माय शेयर्स, माय कंपनीज शेयर्स वर्क एज करेंसी। नेक्स्ट इज इंस्पायरिंग द ग्रोथ ऑफ आवर कंट्री। अभी क्या टॉपिक है समझना अच्छे से, नीड फॉर कैपिटल मार्केट। ये जो पार्ट 1 है बहुत जनरल है और बाद के पार्ट बहुत स्पेसिफिक होते हैं। पहले वाले पूरे पार्ट को खत्म करते हैं। नीड के अंदर क्या आ गया? मोबिलाइज फंड, ये तो मैंने आपको बता दिया, हर टॉपिक में लिख सकते हो मोबिलाइज फंड। नेक्स्ट हो गया इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। एक बहुत अच्छा मौका मिलता है ताकि आप अपनी इकोनॉमी के अंदर पैसा लगा सकते हो। रिस्क मैनेजमेंट का एक तरीका हो गया। क्वालिटी इंफॉर्मेशन यहां से मिल सकता है हमको। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। हम शेयर्स हमारे एम्प्लॉइज को दे सकते हैं, हमारी कंपनी के शेयर्स एक्विजिशन के लिए यूज कर सकते हैं, और हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा कैपिटल मार्केट। तो हमने ऊपर पढ़ लिया था एक फाइनेंशियल सिस्टम का इंपॉर्टेंस, फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, और यहां पर आ गया आपका नीड फॉर कैपिटल मार्केट। बहुत ही कम चीजें और हैं। उसके बाद में आ गया फंक्शंस ऑफ कैपिटल मार्केट के। कैपिटल मार्केट के फंक्शंस क्या? वापस सेम पॉइंट लिखो, क्या? मोबिलाइज रिसोर्सेज। मैंने कहा ना मोबिलाइजेशन तो याद कर लो आप, इकोनॉमी में पैसा आता है, मोबिलाइजेशन ये कॉमन पॉइंट है हर तरफ। इट मोबिलाइजेस द रिसोर्सेज फॉर इन्वेस्टमेंट, फैसिलिटेट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज। कि अगर अच्छा कैपिटल मार्केट है तो उससे बाइंग सेलिंग होने वाला है। फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ एफिशिएंट प्राइस डिस्कवरी, ऊपर भी पढ़ा था, अच्छे से प्राइस डिस्कवरी होती है। एंड फैसिलिटेट सेटलमेंट, कि अच्छा अगर कैपिटल मार्केट है तो क्या क्या होगा? मोबिलाइज होंगे पैसा, ये बात तो कोई डाउट ही नहीं है, तो हर जगह पे आ जाएगा। बेटर प्राइस डिस्कवरी होगी, बाइंग एंड सेलिंग अच्छे से होगा, और सेटलमेंट भी परफेक्टली होगा। हम क्या बात कर रहे हैं आजकल? सेबी
T+0 सेटलमेंट पे पहुंच रहा है। तो कैपिटल मार्केट इतना डेवलप हो रहा है तभी तो हम T+0 तक पहुंच रहे हैं। नेक्स्ट इज सिक्योरिटीज मार्केट। अब वापस वही मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट गया, फिर आ गया सिक्योरिटीज मार्केट। अब सिक्योरिटीज मार्केट इज आल्सो सेम। अब इसके आप फंक्शंस देखोगे सेम चीजें। पहले तो याद कर लो क्या, मोबिलाइज सेविंग के सिक्योरिटीज मार्केट भी सेविंग्स मोबिलाइज करता है। तो फाइनेंशियल सिस्टम हो गया, कैपिटल मार्केट, सिक्योरिटीज मार्केट, ये तो हमारा हर जगह आने वाला पॉइंट है। अरे आलू है, आलू किसी भी सब्सिडी में डालो आलू, वैसे ही हो गया पे मोबिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, मोबिलाइजेशन ऑफ मनी। इट इज अ लिंकेज बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। अगर सिक्योरिटीज मार्केट अच्छा है तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा लिंक बन जाता है। जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं और जिनको पैसे की जरूरत है वो यहां से ले सकते हैं। तो सेविंग को इन्वेस्टमेंट में टर्न कर सकता है। ये परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज के लिए एक अच्छा माहौल बना देता है, लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। आप देखो सेम पॉइंट जो रिपीट हो रहे हैं। एंड नेक्स्ट इज जो सिक्योरिटीज मार्केट अलाउ करता है इंडिविजुअल्स को कि जो एक्टिविटी वो खुद से नहीं कर सकते, जितनी रिसोर्सेज उनके पास में नहीं है, वो फिर भी वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं खुद की ऑटोमोबाइल कंपनी बड़ा चालू कर दूं, पर मेरे पास अगर 10 लाख रुपए हैं तो मैं ऑटोमोबाइल कंपनी शुरू नहीं कर सकता, पर मैं ऑटोमोबाइल कंपनी के शेयर्स तो खरीद सकता हूं ना, उससे आई कैन मेक इन्वेस्टमेंट देयर। दैट इज ऑल्सो गिवन बाय सिक्योरिटीज मार्केट। पॉइंट वही है, लिक्विडिटी, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, इकोनॉमी में पैसा जाएगा। पॉइंट्स वही है, इन्होंने अलग अलग तरीके से लिखे हैं। उसके बाद आता है प्राइमरी मार्केट। दो प्रकार के सिक्योरिटीज मार्केट हो सकते हैं, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। आप सबको पता है प्राइमरी मार्केट जहां पर एक इन्वेस्टर शेयर्स खरीदता है, सिक्योरिटीज खरीदता है डायरेक्टली फ्रॉम द इश्यूअर। जब आप सीधा इश्यूअर से शेयर्स और सिक्योरिटीज खरीदते हैं उसे हम कहते हैं प्राइमरी मार्केट, और जब इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर होता है उसे कहते हैं सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट मतलब आईपीओ, एफपीओ। आईपीओ, एफपीओ आर परफेक्ट एग्जांपल्स ऑफ प्राइमरी मार्केट, बिकॉज यहां पर आप सिक्योरिटीज खरीद रहे हैं किससे, यहां पर आप सिक्योरिटीज खरीद रहे हैं फ्रॉम द कंपनी। एंड स्टॉक एक्सचेंज पे जो शेयर्स खरीदते हैं, दैट इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी मार्केट। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। मैं शोरूम से जाके, महिंद्रा के शोरूम से जाकर महिंद्रा थार खरीद लेता हूं, प्राइमरी मार्केट। पैसा इश्यूअर को गया, कंपनी को गया, मुझे कार मिल गई। बट अगर वहीं पे मैं एक महिंद्रा थार सेकेंड हैंड ट्रेडर, डीलर के पास जाके खरीद लेता हूं, अब क्या महिंद्रा को कुछ पैसा जाएगा? नहीं। अमंग बायर एक्सचेंज हो रहा है, दिस इज सेकेंडरी मार्केट। तो शेयर्स भी जब हम कंपनी से खरीदते हैं प्राइमरी मार्केट, अमंग इन्वेस्टर्स खेल रहे हैं सेकेंडरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट क्या होता है? प्राइमरी मार्केट डील्स विद द इशू ऑफ न्यू इंस्ट्रूमेंट बाय द कॉर्पोरेट सेक्टर सच एज इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डेट इंस्ट्रूमेंट। इक्विटी, प्रेफरेंस, डेट कौन सा? जो सीधा कंपनी हमको दे रहा है वो वाला। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, वेरियस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी एंड अदर अथॉरिटी सच एज स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, पोर्ट ट्रस्ट आल्सो इशू बॉन्ड्स एंड डेट इंस्ट्रूमेंट। कोई भी कर सकता है, गवर्नमेंट कर सकता है, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर डेट सिक्योरिटी इशू कर रहा है, इक्विटी इशू कर रहा है, और हम सीधे इश्यूअर से ले रहे हैं, तो वो हो जाएगा हमारा प्राइमरी मार्केट। फिर ये बता दें मेजर इश्यूअर्स कौन है? कंपनीज है मेजर इश्यूअर्स, गवर्नमेंट है मेजर इश्यूअर्स। तो मेजर इश्यूअर्स कंपनी और गवर्नमेंट रहता है। उसके बाद में क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट भी होता है, और इंटरनेशनल मार्केट में एडीआर, जीडीआर भी आते हैं। सेकेंडरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज मार्केट फॉर ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट ऑफ सिक्योरिटीज दैट हैव ऑलरेडी बीन इशूड। वो सिक्योरिटीज जो ऑलरेडी इशू की जा चुकी है, उनमें अब जब इन्वेस्टर अमंग इन्वेस्टर ट्रेडिंग सेटलमेंट करता है तो उसे हम कह देते हैं सेकेंडरी मार्केट। आय हाय हाय। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू द इनिशियल बायर इन द प्राइमरी मार्केट टू रीऑफर द सिक्योरिटीज टू एनी इंटरेस्टेड बायर एट अ प्राइस इफ म्यूचुअली एक्सेप्टेड। अगर दोनों अच्छे से प्राइस को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, उसे कहते हैं सेकेंडरी मार्केट। सही बात है ना? मैं आपको कुछ बेच रहा हूं, आपसे कुछ खरीद रहा हूं, सेकेंडरी मार्केट है। हम कंपनी से कुछ खरीद रहे हैं, ये है प्राइमरी मार्केट। यहां मैंने एक लाइन को कट करवा रखा है, हमारे मॉड्यूल ने प्राइमरी मार्केट में आईपीओ और सेकेंडरी मार्केट में एफपीओ लिख रखा है, जो कि सही नहीं है। एफपीओ इज ऑल्सो पार्ट ऑफ प्राइमरी मार्केट। फिर आता है हाय 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 टॉपिक, देखो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। सिक्योरिटीज मार्केट के अंदर सबसे बड़े रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कौन कौन से? अरे जो मन में लिखो, सेबी एक्ट, एससीआरए, डिपॉजिटरीज एक्ट, ये तीनों तो आप भूल ही नहीं सकते ना। एससीआरए 1956, सेबी एक्ट 1992, डिपॉजिटरीज 1996, और उसके बाद में आता है हमारा कंपनीज एक्ट 2013। फिर आता है रेगुलेटर। रेगुलेटर कौन? हमारा रेगुलेटर इज सेबी। सिक्योरिटीज मार्केट का रेगुलेटर इज सेबी। सेबी के ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर। उसके बाद में प्रमोशन ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट एंड डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, रेगुलेशन डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। तो क्या हो गया हमारा? सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर, सेकंड इज टू प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट एंड टू रेगुलेट सिक्योरिटीज मार्केट। इसलिए हम इसकी एब्रिविएशन में पढ़ते हैं पीपीआर, टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर, टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट एंड टू रेगुलेट सिक्योरिटीज मार्केट। बिल्कुल सिंपल है। और फिर यहां से हमारा पार्टिसिपेंट चालू हो जाता है। रुक जाओ, ये है चैप्टर 1 जिसका हमको रिवीजन करना है। अभी हम ये पढ़े
ठीक है ना। ये आपको कभी पसंद नहीं आएगा, बट इसको एक बार अच्छे से पढ़ के कंप्लीट जरूर कर लेना है। इसमें अगर आप देखोगे सबसे पहले फाइनेंशियल सिस्टम इन इंडिया, इसके अंदर पढ़ लेते हैं फाइनेंशियल सिस्टम की नीड क्या है, उसमें वही मोबिलाइज करेंगे सेविंग को, लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, प्राइस डिस्कवरी अच्छा करता है, ये सारे पॉइंट्स आते हैं। फिर फाइनेंशियल मार्केट, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट। मनी मार्केट मतलब डेट इंस्ट्रूमेंट अप टू 1 ईयर वाले मनी मार्केट, और बाकी सब हो गया हमारे कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट मीडियम और लॉन्ग टर्म हो जाएंगे। उसके बाद मतलब हमारा सिक्योरिटीज मार्केट, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट जब आप सीधा कंपनी से कोई चीज खरीदते हैं, प्राइमरी मार्केट आईपीओ एफपीओ, और जब इन्वेस्टर जिसने कंपनी से पहले खरीद लिया अब वो मार्केट में बेच रहा है, स्टॉक एक्सचेंज जो खरीदते हैं, दैट इज सेकेंडरी मार्केट। फिर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में एससीआरए, सेबी, डिपॉजिटरीज कंपनीज एक्ट एंड रेगुलेटर कौन है हमारा, सेबी। उसके ऑब्जेक्टिव प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर टू प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट एंड टू रेगुलेट सिक्योरिटीज मार्केट। काफी आसान। फाइनेंशियल सिस्टम, सिक्योरिटीज मार्केट, कैपिटल मार्केट के अगर कभी भी नीड, पर्पस, ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं तो आपको ध्यान रखना है वही है, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, अच्छा प्राइस डिस्कवरी करता है, इकोनॉमी ग्रो करेगी। ये सब अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं ऑफ दीज टॉपिक्स। आई होप यू आर ऑल विद मी। यहां तक एक बहुत बिगिनिंग शुरू होती है, ठीक है। आप में से कोई व्यक्ति चाहे तो यहां पे पॉज कर सकता है, एक बार अपने नोट्स को पढ़ के परफेक्ट कर सकता है, क्योंकि मेन टॉपिक्स अब शुरू होने वाले हैं। अब जो टॉपिक्स हैं सबसे 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। चलिए आ रहा हूं, तो शुरू करते हैं अब हमारा सेकेंड पार्ट, जो कि सबसे अहम है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। सबसे पहले आता है QIB, फिर आएगा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर एंड देन AIF। पहले इन तीनों को फोड़ते हैं और फिर कुछ फुद्दू टॉपिक्स हैं तीनों, 9, 10, 11, 6, 7, 8 आर सुपर इंपॉर्टेंट। चलिए लेट्स हेड टुवर्ड्स QIB। यस, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। सबसे पहले हम लोग ऑलरेडी ICDR में पढ़ चुके हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। क्या होता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट? कभी भी अगर एक लिस्टेड कंपनी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर को स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज अलॉट कर रही है एट ऑन व्हाट, प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस। तो व्हेनेवर अ लिस्टेड कंपनी इज इशूइंग स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज टू अ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस, इसे कहते हैं हम क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। ये हम पढ़ चुके हैं। अब यहां पर हम पढ़ते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर का मतलब क्या। देयर आर 13 पॉइंट्स क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर की डेफिनेशन में आता है। अगर हम यहां पे पढ़ते हैं अच्छे से, तो अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन 21SS ऑफ सेबी ICDR रेगुलेशन, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर कंप्राइज ऑफ, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर कंप्राइज ऑफ, और ये 13 पॉइंट्स याद रखने हैं। फर्स्ट, म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल फंड, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड एंड फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर। तो म्यूचुअल फंड आपको पता है, AIF अगला ही टॉपिक आपको पता है, वेंचर कैपिटल फंड एंड फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर। ये 4 लोग हैं जो फर्स्ट पॉइंट में आते हैं, ये याद रखना है, फिर भी याद हो जाएगा। दूसरा, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, ये अगला ही टॉपिक है। अगले 2-3 टॉपिक में आप AIF, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर ये पढ़ने ही वाले हो। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर अदर देन इंडिविजुअल्स, कॉर्पोरेट ऑफिसेस, फैमिली ऑफिसेस, ये सब, ठीक है। चलो, कॉर्पोरेट बॉडीज, फैमिली ऑफिसेस। तो ये पहले 2 पॉइंट है जो हम पढ़ने ही वाले हमारे सिलेबस में कहीं ना कहीं। डन हो गए। नेक्स्ट 2 पॉइंट जो आपका पीछे ही नहीं छोड़ रहे, बचपन से हर टॉपिक में आ रहे हैं। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, आप बोलिए मॉड्यूल 1 पढ़ो, मॉड्यूल 2 पढ़ो, ये आ ही जाते हैं। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स एंड पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इजी टू रिमेंबर। नेक्स्ट 3 पॉइंट्स अनदर इजी टू रिमेंबर। 3 प्रकार के इंश्योरेंस के पॉइंट। इंश्योरेंस कंपनीज अंडर IRDA, इंश्योरेंस फंड सेटअप एंड मैनेज्ड बाय आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, एंड नेक्स्ट इंश्योरेंस फंड सेटअप एंड मैनेज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। 3 पॉइंट इंश्योरेंस के हो गए। नेक्स्ट 2 पॉइंट फंड, प्रोविडेंट फंड एंड पेंशन फंड विद अ मिनिमम कॉर्पस ऑफ 25 CR। नाउ ट्रस्ट मी, मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, ये जो टॉपिक्स मैंने अभी बताए ये आपको याद हो जाएंगे, ये पॉइंट्स आपको याद हो जाएंगे। देखते हैं कैसे। सबसे पहले 2 पॉइंट्स हम करिकुलम में पढ़ने वाले हैं, म्यूचुअल फंड, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर, वेंचर कैपिटल फंड। दूसरा पॉइंट जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर अदर देन फैमिली ऑफिसेस, कॉर्पोरेट बॉडीज एक्सेट्रा। उसके बाद में आगे 2 जो पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स एंड पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। उसके बाद में 3 इंश्योरेंस आ गए, इंश्योरेंस कंपनीज अंडर IRDA, इंश्योरेंस फंड सेटअप एंड मैनेज्ड बाय आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इंश्योरेंस फंड सेटअप एंड मैनेज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। फिर आ गया हमारा फंड, प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड विद मिनिमम कॉर्पस ऑफ 25 CR। तो ये बहुत इजी हो गया। नेक्स्ट 4 पॉइंट आप भूल जाते हो, तो ये आप याद रख लोगे सारे पॉइंट। ये 4 पॉइंट्स भूलते हो, इनको अच्छे से ध्यान रखना है। पहला हो गया मल्टीलेटरल एंड बायलेटरल डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मल्टीलेटरल एंड बायलेटरल डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट, नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड लास्ट, सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट NBFC। ये 4 पॉइंट्स अच्छे से याद रखने, इसको 10 बार रिवाइज करो, यही जनरली बच्चे भूल जाते हैं। चलो देखते हैं हमको याद है क्या। व्हाट डू यू मीन बाय द डेफिनेशन ऑफ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, ये तो अगला टॉपिक आ रहा है, पर अभी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। What do you mean by qualified institutional buyer? Write a short note on qualified institutional buyer. Qualified institutional buyer comprise of
म्यूचुअल फंड, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर, वेंचर कैपिटल फंड. सेकंड, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर अदर देन कॉर्पोरेट बॉडीज, फैमिली ऑफिसेस. थर्ड, शेड्यूल कमर्शियल बैंक. फोर्थ, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. नेक्स्ट, इंश्योरेंस कंपनी अंडर IRDA, insurance fund set up and managed by Army, Navy, Air Force, insurance fund set up and managed by Department of Post. Next, provident fund with a minimum corpus of 25 CR, pension fund with a minimum corpus of 25 CR. ये आपके 9 पॉइंट्स हो चुके हैं 13 में से. तो 4 पॉइंट और बच्चे याद रखने के लिए. ये 4 पॉइंट कौन से हैं? सबसे पहला नीचे से कर लेता हूं मैं, सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट NBFC, ये सेटिंग अप में पढ़ा था, याद है. उसके बाद में हो गया नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. उसके बाद में हो गया मल्टीलेटरल एंड बायलेटरल डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन. आई अंडरस्टैंडिंग. हमेशा ऐसे पढ़ो कि बिना देखे आप 13 पॉइंट्स बोल पा रहे हो या नहीं. एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर. फिर आता है हमारा एक टॉपिक, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर. बहुत अच्छे से समझना. FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर. कौन होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर? एनी फॉरेनर, कोई भी व्यक्ति जो भारत के बाहर है और वो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो गवर्नमेंट mandatorily requires him to be registered as a foreign portfolio investor. Any foreigner who intends to invest in India has to be registered as a foreign portfolio investor. तो उन्हें सेबी के पास रजिस्ट्रेशन लेना होता है, लेकिन सेबी रजिस्ट्रेशन के पहले कुछ चीजें बोलती है कि जाओ जाके पहले एक अग्रीमेंट कर आओ कस्टोडियन के साथ, जाओ जाकर पहले एक अकाउंट ओपन करो विद AD कैटेगरी 1 बैंक. तो एक व्यक्ति जो फॉरेनर है वो पहले AD कैटेगरी 1 बैंक, ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 बैंक के साथ में, ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 बैंक के साथ में एक अपना अकाउंट ओपन करवाता है. थम्स अप, अकाउंट ओपन हो गया. उसके बाद में वो अग्रीमेंट करता है विद द कस्टोडियन, थम्स अप, अग्रीमेंट भी हो गया. ये दोनों चीजें होने के बाद में वो जाता है सेबी के पास में, हे सेबी मुझे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की तरह रजिस्ट्रेशन दे दो. सेबी रजिस्ट्रेशन दे देता है. उसके बाद में ये व्यक्ति जो फॉरेनर है वो इंडिया की किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीद सकता है. तो इफ एनीवन who's outside India, who's a foreigner and who intends to invest in India has to first enter into an agreement with a custodian, open an account with AD category 1 bank, then get registered with SEBI as foreign portfolio investor, and then he can invest into India. Very simple. अब जब सेबी रजिस्ट्रेशन देता है एज अ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, देयर आर 2 कैटेगरीज. पहले 3 कैटेगरीज हुआ करती थी, अब 2 कैटेगरीज होती है जिसके अंदर रजिस्ट्रेशन मिलता है. कैटेगरी 1, कैटेगरी 2. बहुत प्रेम से पढ़ना है, पूरा फोकस कैटेगरी 1 के ऊपर करना है. कैटेगरी 1 के अंदर ये हैं जो मैंने हाईलाइटेड पॉइंट्स बनाए आपके याद रखने के लिए, सबसे आसान पॉइंट्स हैं, पूरा फोकस करना. कैटेगरी 1 में आ गया फर्स्ट पॉइंट, कैटेगरी 1 FPI. जैसे कि हम क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो आता है ना प्लेटिनम कार्ड, गोल्ड कार्ड, ब्रॉन्ज कार्ड, वैसा ही है. कैटेगरी 1 एकदम टॉप नॉच लोग, कि अगर फॉरेनर इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है तो जो बहुत भारी भारी लोग हैं उनको हम कैटेगरी 1 रजिस्ट्रेशन देते हैं, जो ओके लोग हैं उनको कैटेगरी 2 रजिस्ट्रेशन देते हैं. तो भारी लोग कौन आते हैं कैटेगरी 1 में? फर्स्ट पॉइंट, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट रिलेटेड एंटिटीज और एंटिटी इन विच गवर्नमेंट और गवर्नमेंट रिलेटेड एंटिटी होल्ड्स नॉट लेस देन 75%. गवर्नमेंट और गवर्नमेंट रिलेटेड एंटिटीज, इसमें सब आ गए, सेंट्रल बैंक आ गए, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स आ गए, सब आ गए. गवर्नमेंट खुद या गवर्नमेंट रिलेटेड एंटिटीज या कोई भी ऐसा एंटिटी जिसमें गवर्नमेंट या गवर्नमेंट रिलेटेड एंटिटी एटलीस्ट 75% इन्वेस्टमेंट रखते हैं, 75% शेयर्स ओन करते हैं, तो ये सबको मिलेगा कैटेगरी 1 फर्स्ट पॉइंट. कैटेगरी 1 का सेकेंड पॉइंट, पेंशन फंड, यूनिवर्सिटी फंड. कोई भी पेंशन फंड या यूनिवर्सिटी फंड है फॉरेन में, उसको भी हम इंडिया में देंगे कैटेगरी 1. थर्ड, एनी अप्रोप्रिएटली रेगुलेटेड. फॉरेन में अगर कोई भी अप्रोप्रिएटली रेगुलेटेड, ये कीवर्ड याद रखना है, अप्रोप्रिएटली रेगुलेटेड, इसका एक्चुअल मतलब होता है रजिस्टर्ड. तो अगर फॉरेन में कोई भी अप्रोप्रिएटली रेगुलेटेड इंश्योरेंस कंपनी है, री इंश्योरेंस कंपनी है, बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, हमारे म्यूचुअल फंड्स, जैसे कि वहां पे कोई भी फंड्स हैं, वहां पे कोई भी असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, वहां के कोई भी ब्रोकर्स हैं, वहां के कोई भी डीलर्स हैं, ये सब लोग जो कि फॉरेन में अप्रोप्रिएटली रेगुलेटेड हैं. फॉरेन में अप्रोप्रिएटली रेगुलेटेड बैंक्स हैं, अप्रोप्रिएटली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, फंड मैनेजर्स हैं, फॉरेन में रेगुलेटेड डीलर्स हैं, स्वैप डीलर्स हैं, वहां के इंश्योरेंस कंपनीज, री इंश्योरेंस कंपनीज है, ये सबको ही मिलेगा कैटेगरी 1 रजिस्ट्रेशन. और फिर लास्ट याद रखने के लिए, एनी एंटिटी विच इज अ मेंबर ऑफ FATF मेंबर कंट्री है या फिर स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है एंड अप्रोप्रिएटली रेगुलेटेड है, या फिर अगर वो अप्रोप्रिएटली रेगुलेटेड नहीं है बट उनके इन्वेस्टमेंट मैनेजर अप्रोप्रिएटली रेगुलेटेड है. वापस मैं रिपीट करता हूं, फोर्थ पॉइंट, कोई भी एंटिटी जो FATF की मेंबर कंट्री है, तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की मेंबर कंट्री है, या फिर इट इज स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. साथ ही साथ या तो वो जो फंड है वो अप्रोप्रिएटली रेगुलेटेड है, वो फंड अप्रोप्रिएटली रेगुलेटेड नहीं है तो उनके इन्वेस्टमेंट मैनेजर अप्रोप्रिएटली रेगुलेटेड है. इनमें से जो भी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा उसको भी हम कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन दे देंगे. क्या कंडीशन हो गई? फोर्थ पॉइंट में 2 कंडीशन है. एक तो आप FATF मेंबर कंट्री से होने चाहिए, नहीं हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के स्पेसिफाइड कंट्री में होने चाहिए, हैं बेस्ट है.
इसके बाद में दूसरा, या तो आप अप्रोप्रिएटली रेगुलेटेड होने चाहिए, नहीं है तो आपके इन्वेस्टमेंट मैनेजर अप्रोप्रिएटली रेगुलेटेड होने चाहिए। अब मैंने यहां पे सिंपल करने के लिए 4 पॉइंट बनाया ताकि आप एग्जाम में लिख पाओ एक अच्छा सा आंसर। एक और पॉइंट अगर लिखना है किसी को, तो कोई भी ऐसा एंटिटी जिसका कंट्रोल इनके पास है, तो ये चारों पांचों पॉइंट में जो कवर हो गए, इनके पास कंट्रोल है किसी एक्स लिमिटेड का, तो वह एक्स लिमिटेड को भी कैटेगरी 1 रजिस्ट्रेशन ही मिलता है ऐसा। और ये 4 पॉइंट्स एग्जाम के लिए मोर देन सफिशिएंट है। फिर आता है हमारा कैटेगरी 2। कैटेगरी 2 बेस्ट है, जो भी कैटेगरी 1 में कवर नहीं हुआ उनको रजिस्ट्रेशन मिलेगा एज कैटेगरी 2 फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर नॉट एलिजिबल इन कैटेगरी 1 सच एज इंडिविजुअल, कॉर्पोरेट बॉडीज, फैमिली ऑफिसेज, कोई भी आपका फाउंडेशंस हैं वो हो गए, कोई भी एंडाउमेंट्स हैं वो हो गए, कोई भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है वो हो गए, इन सबको जो भी कैटेगरी 1 में कवर नहीं हो पाया उन सबको मिलेगा कैटेगरी 2 रजिस्ट्रेशन। एज सिंपल एज दैट। तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कौन होता है? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर रिफर्स टू अ पर्सन जो कि इंडिया के बाहर का है, वो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो सेबी कहता है कि पहले एक कस्टोडियन के साथ अग्रीमेंट करो, एक एडी कैटेगरी 1 बैंक के साथ में अकाउंट ओपन कराओ, फिर सेबी के पास रजिस्टर हो एज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, फिर आप इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हो। जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए आएंगे, सेबी के पास 2 कैटेगरी है, कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2। कैटेगरी 1 याद रखनी है, पहला हो गया गवर्नमेंट एंटिटी और गवर्नमेंट रिलेटेड एंटिटी, और एनी एंटिटी इन विच 75% ऑफ इट्स शेयर्स और कंट्रोल इज विद गवर्नमेंट और गवर्नमेंट रिलेटेड एंटिटी। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, पेंशन फंड, यूनिवर्सिटी फंड, कैटेगरी 1 मिलेगा। थर्ड हो गया कि कोई भी अप्रोप्रिएटली रेगुलेटेड बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, फंड, स्वैप डीलर, ब्रोकर, इंश्योरेंस कंपनी, री इंश्योरेंस कंपनी एक्सेट्रा, इन सबको मिलेगा कैटेगरी 1। एंड लास्ट पॉइंट आता है कोई भी एंटिटी जो कि या तो एफएटीएफ मेंबर कंट्री है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाइड कंट्री है, साथ ही साथ या तो वो खुद अप्रोप्रिएटली रेगुलेटेड है, और वो अप्रोप्रिएटली रेगुलेटेड नहीं है तो उनके जो इन्वेस्टमेंट मैनेजर है वो अगर अप्रोप्रिएटली रेगुलेटेड है तो उनको भी कैटेगरी 1 मिल जाएगा। फिर आता है कैटेगरी 2, जो भी कैटेगरी 1 में कवर नहीं हो उन सबको कैटेगरी 2 रजिस्ट्रेशन मिलेगा, जैसे कि बॉडी कॉर्पोरेट, फैमिली ऑफिसेज, इंडिविजुअल्स, फाउंडेशंस, इन सबको मिलेगा कैटेगरी 2 रजिस्ट्रेशन, जो भी कैटेगरी 1 में कवर नहीं हो पाए। मजेदार, इसी के साथ एक और मजेदार चीज है, ध्यान से, ये 3 टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट, इसको बैक टू बैक पढ़ना होता है। QIB, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर एंड AIF। AIF के ऊपर CS प्रोफेशनल में पूरा चैप्टर है, पर यहां पे आपको याद रखना होगा AIF का डेफिनेशन और AIF की 3 कैटेगरीज, ये चीजें याद करनी है। प्रोफेशनल में तो पता है क्या है, AIF की जो कैटेगरी 1 है उसकी 4-5 सब कैटेगरीज है, वो भी है सिलेबस में, यहां पर ये सब नहीं है, यहां पर सिंपल है। AIF क्या होता है? ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। देखो इसका नाम ही सजेस्ट करता है कि ये ऑल्टरनेटिव फंड है, ये पहला ऐसा फंड है जो किसी भी फॉर्म में, अभी तक हम म्यूचुअल फंड या कोई भी फंड पढ़ते हैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, एवरी ऑफ दोस फर्म दे आर ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रस्ट, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड रिफर्स टू अ फंड व्हिच इज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया इन द फॉर्म ऑफ ट्रस्ट, कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट, LLP, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ट्रस्ट, कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट और LLP किसी भी फॉर्म में हो सकता है। सो AIF refers to a fund which is established in India in the form of trust, company, body corporate, LLP। अब 2 पॉइंट बहुत ध्यान से, which A mobilizes funds from investor, which is a privately pooled investment vehicle which collects funds, which is a privately pooled investment vehicle which collects funds from investor whether Indian or foreigner। तो ये फंड्स कलेक्ट कर सकता है फ्रॉम एनी इन्वेस्टर वेदर इंडियन और फॉरेनर, अच्छे से। एंड इट इन्वेस्ट एज पर डिफाइंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, और उसको इन्वेस्ट करेगा एज पर डिफाइंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया। रिपीट, क्या हो गया? इंट्रोडक्शन। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड रिफर्स टू फंड एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया इन द फॉर्म ऑफ ट्रस्ट, कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट, LLP, विच, पहला पॉइंट, which is a privately pooled investment vehicle। AIF में पब्लिक इशू नहीं होता, प्राइवेट प्लेसमेंट ही होता है। which is a privately pooled investment vehicle which collects money from investor whether Indian or foreigner and invest as per defined investment policy। Second point, which is not covered under SEBI mutual fund regulation, SEBI CIS regulation or any other such regulation। फिर आता है AIF excludes। AIF explicitly exclude करता है, यही डेफिनेशन का पार्ट है कि कुछ चीजें AIF नहीं है। फैमिली ट्रस्ट AIF नहीं है, कंपनीज एक्ट में जो बनी है। उसके बाद में ESOP ट्रस्ट जो शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट में बनी है वो भी नहीं होगा हमारा AIF। उसके बाद में एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट या कोई भी लेबर ट्रस्ट है, ग्रेच्युटी ट्रस्ट है, वो भी नहीं होगा। होल्डिंग कंपनी जो कंपनीज एक्ट में बनती है वो भी AIF नहीं है। SPV जिसका खुद का एक स्पेसिफाइड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो भी AIF नहीं है। फंड मैनेज्ड बाय सिक्योरिटाइजेशन कंपनी, रिकंस्ट्रक्शन कंपनी अंडर सरफेसी, ये भी AIF नहीं है। एंड एनी पूल ऑफ फंड्स व्हिच इज रेगुलेटेड बाय रेगुलेटर, वो AIF नहीं है। अब नाम समझो, कंसेप्ट समझो। AIF में कौन आता है? जिसके पास खुद का रेगुलेटर ना हो। एनी एंटिटी जिसके पास खुद का रेगुलेटर नहीं है वो AIF में आएगा। जिनके पास खुद का रेगुलेटर है वो AIF में क्यों आएंगे?
जिनके भी पास खुद का रेगुलेटर है वो एआईएफ में कभी भी नहीं आएंगे। एआईएफ में वो लोग आएंगे जिनके पास खुद का रेगुलेटर नहीं है। एनी एंटिटी विच डज नॉट हैव इट्स ओन रेगुलेटर, वो लोग आएंगे एआईएफ के अंदर। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। जिनके भी पास खुद का रेगुलेटर है वो एआईएफ में आएंगे नहीं। तो एआईएफ में आने के लिए आपका खुद का रेगुलेटर होना चाहिए। आपके पास खुद का रेगुलेटर नहीं है तो ही आप एआईएफ में आओगे। अगर आपके पास खुद का रेगुलेटर है तो आप ऑल्टरनेटिवली क्यों आओगे? जिनके पास खुद का रेगुलेटर नहीं है वो आते हैं। तो एआईएफ की डेफिनेशन वापस एक बार अच्छे से, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, एकदम मजे से, ये आपके पास लिखा हुआ भी होगा, यहां पे रहते हैं हम लोग। चलो, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड रिफर्स टू अ फंड established in India in the form of, बोलो ए रिवीजन में मेरे साथ में मुझसे आगे रह के बोलो। जब अगर आप ये रिवीजन पहली बार देख रहे हो मेरे साथ तो आप रुक सकते हो, बट अगर आप मेरे इस रिवीजन को दूसरी बार देख रहे हो तो मुझसे एक कदम आगे रहो, मुझसे बोलने के पहले बोलो, बोल बोल के पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लाइब्रेरी में हो तो बाकियों को प्रॉब्लम होगी ना, आपको प्रॉब्लम थोड़ी ना है। चलो इधर ध्यान दो। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड रिफर्स टू अ फंड विच इज सेट अप, established, आई एम जस्ट किडिंग, लाइब्रेरी में हो तो तेज तेज मत बोलो, ठीक है ना, आराम से बोलो, सुन लो, मन में बोलो। अगर लाइब्रेरी में नहीं, अगर आप घर पे पढ़ रहे हो तो मेरे साथ में कंपल्सरीली बोलो। AIF refers to a fund established in India in the form of trust, company, body corporate, LLP, which is a first point, privately pooled investment vehicle which collects money from investor whether Indian or foreigner and invests as per defined investment policy, comma, second point, which is not covered under SEBI mutual fund regulation 1996 or SEBI CIS regulation 1999 or any other such regulation। ये हो गया। CIS expressly excludes, फिर ये लिख के देते हैं, फैमिली ट्रस्ट एक्सक्लूड हो जाएगा, ईसॉप ट्रस्ट एक्सक्लूड हो जाएगा, एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट एक्सक्लूड हो जाएगा, होल्डिंग कंपनी एक्सक्लूड हो जाएगा, एनी एसपीवी वो एक्सक्लूड हो जाएगा, कोई भी फंड मैनेज बाय सिक्योरिटाइजेशन कंपनी, रिकंस्ट्रक्शन कंपनी वो एक्सक्लूड हो जाएगा, कोई भी ऐसा फंड बनता है, कोई भी ऐसा एसपीवी बनता है जिसका अपना रेगुलेटर है वो भी एक्सक्लूड हो जाएगा। मेन फीचर क्या है, आप कहीं ना कहीं कवर्ड हो ना। फैमिली ट्रस्ट कंपनीज एक्ट में कवर्ड है, ईसॉप ट्रस्ट शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट में कवर्ड है, एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट लेबर लॉज में कवर्ड है, होल्डिंग कंपनी कंपनीज एक्ट में कवर्ड है, एसपीवी के पास अपना रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, फंड मैनेज जो है अंडर रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, सिक्योरिटाइजेशन कंपनी वो सारफेसी में कवर्ड है, या कोई भी पूल ऑफ फंड जिसका अपना रेगुलेटर है। मतलब अगर आपके पास अपना लॉ, अपना रेगुलेटर है तो आप एआईएफ में मत आओ, अगर वो नहीं है तो आप आओगे। तो इन सब लोगों के पास अपना अपना रेगुलेटर है तो एआईएफ में आने की कोई जरूरत नहीं है। आईपी गुड। एआईएफ का डेफिनेशन और सीआईएस का डेफिनेशन हमें साथ में पढ़ लेना, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यहां का पॉइंट यहां नहीं लिखना है। चलो गुंडे, हम लोग कहां तक आ चुके हैं? यहां तक आ चुके हैं, और ये 3 पॉइंट हुए आपके, क्यूआईबी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर एंड एआईएफ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। आई होप गुड। चलो क्यूआईबी के 13 पॉइंट्स याद है ना? म्यूचुअल फंड, एआईएफ वेंचर कैपिटल फंड, फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर, उसके बाद में दूसरा पॉइंट आ गया हमारा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, तीसरा पॉइंट आ गया शेड्यूल कमर्शियल बैंक, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंश्योरेंस कंपनी अंडर आईआरडीए, इंश्योरेंस फंड सेटअप एंड मैनेज बाय आर्मी नेवी एयरफोर्स, इंश्योरेंस फंड सेटअप एंड मैनेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, पेंशन फंड, प्रोविडेंट फंड विद मिनिमम कॉर्पस ऑफ 25 CR। ये होगा इजी पॉइंट। 4 डिफिकल्ट पॉइंट आएंगे, यहां भूल जाता हूं मैं। नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला, सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी हो गया, मल्टीलेटरल बायलेटरल डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, एंड स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हो गया। ठीक है, फिर हम लोग पढ़ लेते हैं हमारे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, उसकी कैटेगरीज, फिर हम लोग पढ़ लेते हैं एआईएफ, जो अभी हमने पढ़ा क्या होता है। आई होप यू आर गुड। अब आता है एआईएफ की कैटेगरीज। एआईएफ के 3 कैटेगरीज है, बहुत प्रेम से समझना, बहुत आसान है। एआईएफ की डेफिनेशन पढ़ा, अब एआईएफ की 3 कैटेगरीज है, बहुत सिंपल। एआईएफ कैटेगरी 1, ये हमारे राजा बेटा है, ऐसा समझो। एआईएफ के 3 बच्चे हैं, पहला बच्चा एकदम राजा बेटा है, बहुत ही अच्छा है। दिस टाइप ऑफ एआईएफ मेक देयर इन्वेस्टमेंट इन स्टार्टअप्स, SMEs, social ventures, infrastructure sector, or any such sector which is economically or socially desirable by government and regulator। हमारे गवर्नमेंट को, हमारे रेगुलेटर को कोई भी सेक्टर लगता है विच इज इकोनॉमिकली एंड सोशली डिजायरेबल, वहां पर अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वहां पर अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो हो जाएगा आपका कैटेगरी 1 एआईएफ। तो कैटेगरी 1 एआईएफ क्या करता है? इट इन्वेस्ट इनटू स्टार्टअप, SMEs, सोशल वेंचर्स और एनी सच सेक्टर विच इज इकोनॉमिकली और सोशली डिजायरेबल बाय गवर्नमेंट और रेगुलेटर। कैटेगरी 1। कैटेगरी 2 को स्किप करते हैं, मंझले बच्चे को छोड़ के तीसरे बच्चे, सबसे छोटे बच्चे जाते हैं कैटेगरी 3, सबसे नालायक। कैटेगरी 3 इज दैट कैटेगरी which engages into complex and structured derivative product। ये करता है सट्टेबाजी। तो कैटेगरी 1 एकदम अच्छा है, एकदम भाई अच्छा व्यक्ति। कैटेगरी 3 रावण, एकदम ऐसा व्यक्ति जो कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्ड, नॉट जस्ट रावण, मतलब पॉइंट ये है रिस्क बहुत लेता है। कैटेगरी 3 एफ इज दैट कैटेगरी which invest into complex और diverse trading strategies including derivative। कॉम्प्लेक्स और डाइवर्स ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज में इन्वेस्ट करता है इंक्लूडिंग डेरिवेटिव, एंड दे मे इवन टेक लेवरेज, वो लोन भी लेता है, मतलब इन्वेस्टर से पैसा लिया, लोन भी लिया, ये पूरा इन्वेस्ट करता है। तो कैटेगरी 3 इन्वेस्ट इनटू कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, डाइवर्स ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज
and can even invest in derivatives, and they also take leverage. सर कैटेगरी 2 के बारे में बता दो. अरे बहुत बेस्ट है. जो ना कैटेगरी 1 में कवर हुआ, जो ना कैटेगरी 3 में कवर हुआ, उसको हम कहते हैं कैटेगरी 2. कैटेगरी 2 refers to that category which is not covered under कैटेगरी 1 और कैटेगरी 3. प्रोफेशनल्स में बहुत डिटेल में, यहाँ बहुत सिंपल तरीके से आपके लिए दे रखा है. तो कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3. कैटेगरी 1 वो एआईएफ होता है जो इन्वेस्ट करता है स्टार्टअप, एसएमई, सोशल वेंचर, अर्ली स्टेज वेंचर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर और एनी सच सेक्टर विच इज इकोनॉमिकली और सोशली डिजायरेबल. कैटेगरी 3 which engages into complex diverse trading strategies, may even engage in leverage, may invest in derivatives also. Category 2 which is not covered under category 1 और category 3. काफी आसान. या यहां तक हम लोग आ जाते हैं. अब इसके बाद में 3 पॉइंट्स बड़े फुद्दू आते हैं. मतलब मैं आपको बताऊं, यहाँ पे वेंचर कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी, एंजल फंड, इवन हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल पेंशन फंड, ये भी बहुत फुद्दू है. अच्छा टॉपिक आएगा अब एंकर इन्वेस्टर. एंकर इन्वेस्टर एक तूफान सा टॉपिक है. चलो आप चाहो तो यहां पे रुक सकते हो और जो तीनों टॉपिक है क्यूआईबी, एफपीआई और एआईएफ, उसको फटाफट से एक बार रीड कर सकते हो. चलिए यार, तो क्यूआईबी हो चुका है, एफपीआई हो चुका है, एआईएफ हो चुका है, और अब हम लोग हिट करते हैं टुवर्ड्स दीस फिद्दू टॉपिक्स: वेंचर कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी, एंजल फंड, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल और पेंशन फंड. एंड देन आएगा हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एंकर इन्वेस्टर. तो उसके पहले ये 9, 10, 11, 13 और 14 को रैप अप कर लेते हैं. 9, 10, 11 वेंचर कैपिटल फंड बहुत ही सिंपल सा फंड है, बहुत ज्यादा कुछ दे नहीं रखा है इन्होंने वेंचर कैपिटल फंड के बारे में. बेसिक बातें बताई है. वेंचर कैपिटल फंड इज जनरली इक्विटी इन्वेस्टमेंट मेड बाय वेंचर कैपिटल फंड at an early stage in privately held companies having potential to provide a high rate of return in investment. वेंचर कैपिटल जैसे नाम ही आएगा तो दिमाग में याद आ जाना चाहिए स्टार्टअप. एक ऐसा फंड जो स्टार्टअप्स में पैसा लगाए ताकि उनको बहुत अच्छा रेट ऑफ रिटर्न मिल पाए, ये है वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटल फंड. तो ये अर्ली स्टेज में हेल्प करते हैं, प्राइवेटली हेल्ड कंपनीज के अंदर हेल्प करते हैं, और ताकि वहां पे अच्छा रिटर्न आए. प्राइवेट का मतलब जरूरी नहीं है कि ये प्राइवेट कंपनीज ही एज पर कंपनीज एक्ट, बट जनरली लिस्टेड कंपनीज नहीं होती है, ताकि अर्ली स्टेज पे इन्वेस्टमेंट करते तो रिटर्न बढ़ा सकता है. वेंचर कैपिटल फंड मींस एन एआईएफ. ये एआईएफ का एक टाइप होता है, मैंने आपको बताया था. एआईएफ कैटेगरी 1 के अंदर फर्दर बच्चे होते हैं, उसमें से एक होता है वेंचर कैपिटल फंड विच प्राइमरली इन्वेस्ट इन अनलिस्टेड सिक्योरिटीज ऑफ स्टार्टअप्स, इमर्जिंग अर्ली स्टेज वेंचर, मेनली इन्वॉल्व इन न्यू प्रोडक्ट, न्यू सर्विस, न्यू टेक्नोलॉजी, आईपीआर. ताकि ये लोग क्या करते हैं, ये लोग मेनली स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं, नए प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, नए प्लेटफॉर्म्स बना रहे हैं. स्विगी, जोमैटो, ऐसी कंपनी जब अर्ली स्टेज पे थी वहां पे इन्वेस्ट करते हैं एंजल इन्वेस्टर्स. तो यहां पे लिखते हैं एंड इंक्लूड एंजल फंड आल्सो. तो ये जो छोटे छोटे स्टार्टअप्स में पैसा लगाते हैं उनको कहते हैं वेंचर कैपिटल फंड. नेक्स्ट इज द पार्टिसिपेंट इन वेंचर कैपिटल फंड्स कैन बी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर. अब इस फंड के पास पैसे कहां से आते हैं? तो एक फंड है जो स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इस फंड के पास पैसे आते हैं फ्रॉम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर लाइक पेंशन फंड, इंश्योरेंस कंपनीज, फाउंडेशन, कॉर्पोरेशन, इंडिविजुअल्स. ऐसा यहां पे ध्यान दो, इसको अच्छे से लिखा है. वेंचर कैपिटल फंड refers to a fund which collects money. उसके इन्वेस्टर कौन होते हैं? उसके इन्वेस्टर होते हैं पेंशन फंड, इंश्योरेंस कंपनी, फाउंडेशन, कॉर्पोरेशन, इंडिविजुअल हु आर रेडी फॉर हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट. जो हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी है, ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं. रिस्क ज्यादा तो रिटर्न पोटेंशियल भी ज्यादा है ना. वेंचर कैपिटल फंड इन्वेस्ट इन प्राइवेटली हेल्ड कंपनीज एट अर्ली स्टेज एंड विच हैज पोटेंशियल टू गिव हाई रेट ऑफ रिटर्न. अब एरियाज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंडिया मोस्टली सॉफ्टवेयर के अंदर एंजल इन्वेस्टर्स, मोस्टली सॉफ्टवेयर में वेंचर कैपिटल फंड ने इन्वेस्ट किया था पहले ट्रेडिशनली. हाउएवर अब हेल्थ, फार्मा, मीडिया, एग्रीकल्चर, रिटेल, यहां पे भी अच्छा खासा वेंचर कैपिटल फंड से पैसा आ रहा है. तो वेंचर कैपिटल फंड एक छोटा सा टॉपिक है. वेंचर कैपिटल फंड क्या होता है? ध्यान रखो, पैसे किससे ले रहा है? ये ले रहा है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से, इंश्योरेंस कंपनी से, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स से पैसा ले रहा है जो कि हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी है. फिर ये पैसा इन्वेस्ट कहां पे कर रहा है? तो ये इन्वेस्ट करता है अर्ली स्टेज वेंचर पे, प्राइवेटली हेल्ड कंपनीज के अंदर, जहां से हाई रेट ऑफ रिटर्न मिल सके. और इंडिया में एरियाज ऑफ इन्वेस्टमेंट कहां हुए हैं? पहले सॉफ्टवेयर में सबसे ज्यादा हुए थे, अब हेल्थ, फार्मा, रिटेल, इन सब सेक्टर के अंदर भी वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर आ रहा है, मीडिया के अंदर भी. बहुत इजी टॉपिक ऐसा है, ऑलरेडी टोल्ड यू. फिर आता है प्राइवेट इक्विटी. और भाई साहब, ये तो अगर आपको याद भी होगा तो जब मैंने आपको पढ़ाया था तब भी कहा था, एकदम तूफान सा एक टॉपिक है प्राइवेट इक्विटी. हमारे मॉड्यूल ने बहुत अजीब सा कुछ दे रखा है, बट घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है. यही उन्होंने यहां भी दे रखा है और ऐसा ही उन्होंने प्रोफेशनल के अंदर भी दे रखा है, प्राइवेट इक्विटी. प्राइवेट इक्विटी क्या होता है? प्राइवेट इक्विटी is essentially a way to invest into some assets that aren't publicly traded. That is any asset that is not publicly traded. कोई भी assets है, set of assets है that are not publicly traded, वहां पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, या फिर कोई publicly traded asset with an intention to make it private. मतलब या तो हम प्राइवेट कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर कोई लिस्टेड कंपनीज को हम प्राइवेट कर लेंगे बाद में, इसे कहते हैं प्राइवेट इक्विटी.
वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी में क्या डिफरेंस है? दोनों छोटी, मतलब दोनों स्टार्टअप टाइप्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन वेंचर कैपिटल फंड उसको खरीदना चाहता है, थोड़े समय में वैल्यूएशन बढ़ा के बेचना चाहता है। लेकिन प्राइवेट इक्विटी ऐसा नहीं है, प्राइवेट इक्विटी उसको खरीद के रखना चाहता है अपने पास, ताकि उससे जो एवरी ईयर रेवेन्यू आएगा, जो प्रॉफिट्स आएंगे, उससे वो अपने इन्वेस्टमेंट को रिकवर करना चाहता है। सो वेंचर कैपिटल फंड इज प्लेइंग अ वैल्यूएशन गेम, whereas private equity is not playing a valuation game. They actually want to invest in the company. ऐसा है, they want to invest in some assets that are not publicly traded, or invest in publicly traded asset with an intention to make it private. Done. उसके बाद में, unlike stock, mutual fund and bond, private equity fund usually invest in more illiquid asset. ये पहला ऐसा जगह लिखेगा जहां पे लिखा हुआ है कि ये illiquid asset में इन्वेस्ट करते हैं। क्यों? जैसे कि मैंने समझाया, इनको उसको बेचना नहीं है, इनको वहां से रेवेन्यू चाहिए, तो ये illiquid assets में इन्वेस्ट करते हैं। By purchasing the companies, private equity जब कंपनीज को परचेज कर लेती है, तो what they get access to companies revenue and companies asset. The firm, मतलब private equity, gain access to those asset and revenue sources of the company, which can lead to very high return on investment. तो आप अपने घर के आसपास देखो, कोई भी आपको बिजनेस दिखता है जो बहुत ही चलता है, कंपनी अपनी नहीं है, लिस्टेड तो दूर दूर तक नहीं है, भले ही कंपनी होगी तो प्राइवेट कंपनी या फर्म है, पार्टनरशिप है, बहुत चलता है, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर ऐसे बिजनेस को खरीद लेते हैं जो इनको आगे बेचना नहीं है, पर उससे रेवेन्यू बहुत अच्छा कमा सकते हैं। बाय यूजिंग डेट टू फाइनेंस एक्विजिशन, 100 करोड़ का एक एंटिटी उठा रहे हैं, वो खरीदना चाहते हैं, तो वो 20-25 करोड़ रुपए अपने लगाएंगे, 70-75 करोड़ डेट ले लेंगे। घबराने की बात क्यों नहीं है? क्योंकि वहां से प्रॉफिट भी तो बहुत आता है, तो डेट को सर्विस करना बहुत आसान हो जाता है। बाय यूजिंग डेट टू फाइनेंस एक्विजिशन, प्राइवेट इक्विटी फर्म कैन सब्सटैंशियली इंक्रीज देयर फाइनेंशियल रिटर्न। प्राइवेट इक्विटी फर्म के जो रिटर्न्स हैं वे बहुत मल्टीफोल्ड बढ़ जाते हैं, बिकॉज दे आर यूजिंग डेट टू फाइनेंस द एक्विजिशन। उसके बाद में यहां के ज्यादातर इन्वेस्टर प्राइवेट इक्विटी के भी इन्वेस्टर होते हैं। ये इन्वेस्टर ज्यादातर होते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एंड अक्रेडिटेड इन्वेस्टर हु कैन कमिट लार्ज सम ऑफ मनी फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, अक्रेडिटेड इन्वेस्टर हु कैन कमिट लार्ज सम ऑफ मनी फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो प्राइवेट इक्विटी क्या होता है? प्राइवेट इक्विटी एक ऐसा टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट है जिसमें आप ऐसे एसेट को खरीदते हो विच आर नॉट पब्लिकली ट्रेडेड और विच आर पब्लिकली ट्रेडेड बट विद एन इंटेंशन टू मेक इट प्राइवेट। यू इन्वेस्ट इनटू illiquid assets. You acquire assets so that you can gain access to their revenue sources and their assets. Next, your major investors, the type of investors that you have, are accredited investors, institutional investors who can commit large sum of money for long period of time. And you use debt to finance your acquisition ताकि आपका रेट ऑफ रिटर्न उतना ही बढ़ जाए। This is private equity. Good enough. फिर प्राइवेट इक्विटी के 3 टाइप दे रखे हैं, ये उन्होंने अननेसेसरी दिया, बहुत अच्छे से नहीं दिया। प्राइवेट इक्विटी के 3 टाइप हैं, लेवरेज बायआउट, वेंचर कैपिटल, ग्रोथ कैपिटल। नाम याद रखना है, लेवरेज बायआउट, वेंचर कैपिटल, ग्रोथ कैपिटल। लेवरेज बायआउट, वेंचर कैपिटल, ग्रोथ कैपिटल। लेवरेज बायआउट जहां पे आप स्टेब्लिश्ड कंपनीज, मैच्योर कंपनीज को अक्वायर कर लेते हैं बाय यूजिंग डेट। व्हेन यू अक्वायर मैच्योर कंपनीज, स्टेब्लिश्ड कंपनीज बाय यूजिंग डेट, लेवरेज बायआउट। प्राइवेट इक्विटी यूजेस डेट टू फाइनेंस द एक्विजिशन, इन्वेस्ट इन मैच्योर कंपनी, रेवेन्यू जनरेटिंग कंपनी। सेकंड, वेंचर कैपिटल सेम है, बस अब आप वेंचर कैपिटल मतलब स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करोगे, लेस मैच्योर कंपनी, स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, वेंचर कैपिटल। एंड लास्ट इज ग्रोथ कैपिटल, आप किसी बड़ी सी कंपनी का माइनॉरिटी स्टेक ले रहे हो, यू आर एक्वायरिंग माइनॉरिटी स्टेक ऑफ एनी कंपनी व्हिच नीड्स मनी फॉर एक्सपांशन, ग्रोथ, डेवलपमेंट, वेयरइन दे आर नॉट रेडी टू डाइल्यूट द ओनरशिप। एक ऐसी कंपनी जो कि अपना ओनरशिप डाइल्यूट नहीं करना चाहती है, लेकिन उनको पैसों की जरूरत है एक्सपांशन के लिए, तो वहां पे आप माइनॉरिटी स्टेक ले लेते हो, वो हो जाएगा ग्रोथ कैपिटल। Invest in minority stake of a company which are looking for growth expansion without change in control. ये 3 टाइप के हो गए प्राइवेट इक्विटी। As I was saying, बहुत इजी है। वेंचर कैपिटल फंड पढ़ा, फिर हमने प्राइवेट इक्विटी पढ़ा, कुछ फुद्दू टॉपिक्स हैं। फिर एक और है एंजल, छोटे छोटे टॉपिक है। एंजल फंड क्या होता है? एंजल फंड एक ऐसा फंड होता है जो कि इन्वेस्ट करेगा इन सच इन्वेस्टमेंट, स्टार्टअप्स वगैरह में ही करेगा। इसका एक पूरा एआईएफ का चैप्टर जो इन्वेस्ट करेगा स्टार्टअप्स में, एंजल फंड। और ये पैसा कलेक्ट करेगा किससे? एंजल इन्वेस्टर से। क्या टॉपिक लिखा है? एंजल फंड ये इन्वेस्ट करेगा एज पर एआईएफ रेगुलेशन, और ये पैसा कलेक्ट करेगा फ्रॉम एंजल इन्वेस्टर। इट इज आल्सो टाइप ऑफ वेंचर कैपिटल फंड। ये वेंचर कैपिटल फंड का टाइप है जो ऊपर पढ़ा था, विच इज टाइप ऑफ एआईएफ। तो एआईएफ का एक टाइप होता है वेंचर कैपिटल फंड, उसी का टाइप है एंजल फंड। एंजल फंड में कुछ भी नहीं है, ये एक वेंचर कैपिटल फंड का सब कैटेगरी है, एआईएफ का सब कैटेगरी है, जो कि इन्वेस्ट करेगा एज पर सेबी का रेगुलेशन, और ये पैसे कलेक्ट करते हैं किससे? एंजल इन्वेस्टर्स से। एंजल इन्वेस्टर्स जनरली इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं विच आर जनरली इंटरेस्टेड इनटू इक्विटी। इनको इक्विटी चाहिए, दे आर लुकिंग फॉर इक्विटी। लॉजिकल सी बात है। हु प्रोवाइड कैपिटल फॉर बिजनेस यूजुअली इन एक्सचेंज ऑफ इक्विटी और कन्वर्टेबल डेट। आजकल ये क्राउड फंडिंग के माध्यम से भी आ रहे हैं।
अर्लीस्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप में करते हैं उनको एंजल फंड कहते हैं। लॉजिकली सोचो, एंजल इन्वेस्टर वही होंगे ना जहां पे आप पे कोई भरोसा नहीं कर रहा पर वो भरोसा कर रहे हैं, इसलिए एंजल इन्वेस्टर। तो एंजल इन्वेस्टर वो होते हैं जो बहुत सारे एंजल इन्वेस्टर साथ में है, एंजल फंड में पैसा इकट्ठा किया, फिर इससे वो छोटे छोटे स्टार्टअप्स को ढूंढ के उसके अंदर पैसा लगाते हैं। इसीलिए तो ये टाइप ऑफ वेंचर कैपिटल फंड ही हो चुका है। बहुत आसान। एंकर इन्वेस्टर को नहीं छेड़ेंगे, एंकर इन्वेस्टर को डिटेल में पढ़ेंगे। फिर आते हैं छोटे मोटे 2-3 और फुदू टॉपिक्स। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल का सबसे पहले तो मॉड्यूल खुद कहता है, छोटा सा टॉपिक है मॉड्यूल में, कि कोई फिक्स स्टैंडर्ड नहीं होता हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल का। ज्योग्राफिकल लोकेशन, एरिया टू एरिया, कंसेप्ट टू कंसेप्ट, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल का डेफिनेशन चेंज हो सकता है। एचएनआई और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल इज अ क्लास ऑफ इंडिविजुअल हु आर डिस्टिंग्विश्ड, बड़े लोग बाकियों से अलग। तो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल आर दोज इंडिविजुअल्स हु आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर रिटेल सेगमेंट बेस्ड ऑन देयर वेल्थ, असेट और इन्वेस्टेबल सरप्लस। 3 ग्राउंड्स, उनका वेल्थ, उनका असेट या उनका इन्वेस्टेबल सरप्लस। इन तीनों में से किसी भी ग्राउंड पे जो डिस्टिंग्विश्ड इन्वेस्टर हैं उन्हें हम कहते हैं हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। सो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स आर डिस्टिंग्विश्ड इन्वेस्टर्स, those investors which can be distinguished from others on the basis of their net worth, on the basis of their wealth, or on the basis of net wealth, assets और investable surplus। net wealth, assets और investable surplus के बेस पे डिस्टिंग्विश है, उन्हें कहते हैं हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। इसका कोई स्टैंडर्ड सेट तो नहीं है, लेकिन ये हमें कहते हैं कि जनरली स्पीकिंग इंडियन कॉन्टेक्स्ट में anyone who's having investable surplus of 2 crore or more, anyone who's having investable surplus of 2 crore or more, वो हो जाएगा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। और anyone who's having investable surplus of 25 lakh to 2 crore, वो हो जाएगा इमर्जिंग एचएनआई। तो 25 लाख से 2 करोड़ हो गया इमर्जिंग एचएनआई, 2 करोड़ और मोर हो गया हमारा एचएनआई। एज सिंपल एज दैट। चल, तो ये हो गया हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, बहुत इजी। और लास्ट टॉपिक आता है पेंशन फंड। पेंशन फंड, पेंशन फंड अच्छे से ध्यान देना, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। अब ये क्या है, ये सब टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं, क्योंकि पार्ट ए के अंदर इतना ज्यादा स्कोप ही नहीं क्वेश्चन पूछने का, तो चैप्टर 1 और 2 में से कुछ भी पूछ सकते हैं। तो हर एक टॉपिक को इज्जत देना है, इस लेक्चर को बहुत अच्छे से बार बार देखना है ताकि पॉइंट्स दिमाग में बैठे, और उसके बाद में बुक से रीड करना है और बुक बंद करके खुद से बोलने की कोशिश करनी है। पेंशन फंड, व्हाट इज द पेंशन फंड? पेंशन फंड एक ऐसा फंड होता है जहां पे इंप्लॉयर और इंप्लॉई दोनों पैसे जमा कराते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ इंप्लॉई। पेंशन फंड refers to a fund wherein employer and employee both deposit some sum of money for the benefit of employee. Next is how is it managed? तो कुछ लोग मैनेज करते हैं उसको इन हाउस, कुछ लोग उसको मैनेज करते हैं यूटीआई एएमसी के द्वारा। So some organization manage their pension fund through UTI Unit Trust of India AMC, कुछ manage their pension fund in house. Next is where do they invest? ये इन्वेस्ट कर सकते हैं कहीं पे भी, बट अभी रीसेंट चेंज आया है और नाउ पेंशन फंड्स कैन आल्सो इन्वेस्ट सम पोर्शन इनटू इक्विटी। पहले अलाउ नहीं करते थे, बट अब तो पेंशन फंड भी कुछ पोर्शन इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। याद करो, शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट में पढ़ाया था, रिटायरमेंट डेवलपमेंट हमारा ईसॉप ईएसपीएस सार, और उसके बाद में रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम, उसकी बात हो रही है। तो अब थोड़ा सा पेंशन फंड को भी अलाउ कर दिया गया इक्विटी में इन्वेस्ट करना, थोड़ा सा ज्यादा नहीं। तो 3 पॉइंट पहले लिखना है। व्हाट इज द पेंशन फंड? एक ऐसा फंड जहां पे एम्प्लॉय दोनों पैसे जमा कराते हैं। इसको मैनेज कौन करता है? तो इसको मैनेज करते हैं कुछ लोग इन हाउस, कुछ लोगों के लिए यूटीआई एएमसी गवर्नमेंट ने जैसे कह रखा है। और उसके बाद में आ जाता है लास्टली कि ये इन्वेस्ट कहां करते हैं? ये इन्वेस्ट जनरली डेट सिक्योरिटीज में करते हैं, लिक्विड एसेट्स में भी करते हैं, मिक्स इन्वेस्टमेंट करते हैं। एंड नाउ दे हैव बीन अलाउड टू इन्वेस्ट इनटू इक्विटी। ऐसा जैसे कि अगर देखें तो ग्लोबली बहुत कम लोगों को इक्विटी में इन्वेस्ट करना अलाउ होता है। चाइना में एक बहुत बड़ा लैंडमार्क डिसीजन आया है, चाइना में इंश्योरेंस कंपनीज को इक्विटी में इन्वेस्ट करना अलाउ कर रखा है। पहले उनको अलाउड ही नहीं था। दे आर नाउ अलाउड टू इन्वेस्ट इनटू गोल्ड, पहले उनको अलाउड ही नहीं था। तो ऐसे हर जगह पर डिफरेंशिएशन होता है। इंडिया में पेंशन फंड्स को अलाउड नहीं था पहले इक्विटी में इन्वेस्ट करना, अभी लेटली उन्होंने अलाउ कर दिया कि थोड़ा सा पोर्शन आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो हम तो पेंशन फंड पे हैं, तो ये 3 क्वेश्चन का आंसर दिया, तो आपका पहला एक बेसिक पेंशन फंड क्या होता है वो हो जाता है। फिर ये बताते हैं सेक्टर ऑफ पेंशन फंड। 2 प्रकार के पेंशन फंड के सेक्टर हो सकते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। सिंपल है। इनफॉर्मल का मतलब हो गया कि भाई है ही नहीं, ऐसा समझो, ना के बराबर। फॉर्मल जहां पे ऑर्गेनाइज तरीके से हर महीने आपका एम्प्लॉयर पैसे देता है, एम्प्लॉय पैसे देता है, वो कटता है एक जगह पे आता है, ये हो गया फॉर्मल। इनफॉर्मल में वही जिनका मन हो गया, जब कि दिवाली है, लो भैया 10,000 रुपए ले जाओ, तो दे दिए, नहीं दिया तो नहीं दिए। इनफॉर्मल सेक्टर जहां पे रेगुलेटेड नहीं है, मन पे है एम्प्लॉयर के। फॉर्मल सेक्टर जहां पे उन्होंने रेगुलेट कर रखा है प्रॉपर पेंशन स्कीम। अब फॉर्मल में भी 3 हो जाते हैं, जहां पे पेंशन एक्ट या स्टैट्यूट गवर्न कर रहा है। उसके 3 एग्जांपल, पेंशन अंडर ईपीएफ एंड एमपी एक्ट 1952, पेंशन अंडर कोल माइन एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1948 एंड ग्रेट्युटी अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट 1972। तो ये 3 एक्ट और स्टैट्यूट्स हैं जिसके तहत भी पेंशन रेगुलेट हो रहा है।
इसके अलावा गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट जॉब्स कर रहे हैं उनको तो पेंशन मिलना ही है, ये भी अब बहुत कम हो चुका है वैसे, बट हाँ जो पेंशन गवर्नमेंट के हिसाब से मिलनी है। और तीसरा हो गया वॉलंटरली, जैसे कि टाटास, तो टाटास ने अपने ऑर्गेनाइजेशन में वॉलंटरली एक फॉर्मल सेटअप बना रखा है पेंशन का, तो ये भी हो सकता है। तो पेंशन के अंदर ये कह रहे हैं दो तरह का सेक्टर हो सकता है, फॉर्मल, इनफॉर्मल। इनफॉर्मल जहां पे एक मन पे होगा, फॉर्मल जहां पे तीन कैटेगरी हो गई, जो एक्ट या स्टैट्यूट ने बता रखा है वो पे कर रहे हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जैसे वो मिल रहा है, एंड लास्ट इज वॉलंटरली, जिन ऑर्गेनाइजेशन में अपने यहाँ पे भी अपना फॉर्मल सेक्टर बना रखा है। दिस इज ऑल अबाउट पेंशन। व्हाट यू शुड डू राइट नाउ इज पॉज दिस लेक्चर एंड रीड वेंचर कैपिटल फंड, प्राइवेट इक्विटी, एंजल फंड, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल पेंशन फंड। उसको खत्म कर दो, बहुत सिंपल टॉपिक्स है, बट इसको साथ में खत्म कर लो एक बार रीड करके, हाईलाइटेड पॉइंट्स को 2-3 बार देख के। ये 5 पॉइंट 9, 10, 11, 13, 14 थोड़ा सा याद रखने में कठिन जाते हैं, और अच्छे से देख लो ताकि दिमाग में बैठ जाए। एंड देन वी गोट हिट विद एंकर इन्वेस्टर। एंकर इन्वेस्टर एकदम तूफान कंसेप्ट है, उसके बाद में हम फोड़ने वाले एंकर इन्वेस्टर। फिर हम लोग इधर आ जाएंगे, तो इधर आप देखो पहले 5 तो कुछ है ही नहीं, उसके बाद में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे, एफसीसीबी, एफसीईबी, आईडीआर, बड़ा मजा आएगा। चलो गुंडे फटाफट से 9, 10, 11, 13 और 14 को पढ़ लो। यस यार, चलिए तो आशा करता हूं कि सारे टॉपिक्स अभी तक परफेक्ट चल रहे हैं, और अब हम हिट कर रहे हैं जमाई राजा के बारे में, एंकर इन्वेस्टर। आ वंडरफुल कंसेप्ट। चलो सब लोग आ जाएंगे एंकर इन्वेस्टर के पास में। एंकर इन्वेस्टर, चलो सबसे पहले पता होना चाहिए कि एंकर इन्वेस्टर क्या होता है। हु इज टर्म्ड एज एंकर इन्वेस्टर? एंकर इन्वेस्टर कौन होता है? एंकर इन्वेस्टर रिफर्स टू अ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, अ QIB, who makes an application for at least 10 crore rupees, एक ऐसा QIB जो कम से कम 10 करोड़ का एप्लीकेशन देता है, इन अ बुक बिल्डिंग इशू, एक बुक बिल्डिंग इशू में, ऑन मेन बोर्ड। अगर ये चारों फीचर्स हैं तब हम उसको बोलेंगे एक एंकर इन्वेस्टर। एंकर इन्वेस्टर रिफर्स टू अ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर हु मेक्स एन एप्लीकेशन फॉर एटलीस्ट 10 crore rupees इन बुक बिल्डिंग मैकेनिज्म एंड ऑन द मेन बोर्ड। ध्यान रखना, एप्लीकेशन देना 3 करोड़ का, एप्लीकेशन देना है 10 करोड़ का, अलॉटमेंट उससे कम होगा तो चलेगा, एप्लीकेशन कम से कम 10 करोड़ की होनी चाहिए। फिर प्रोविजंस फॉर एंकर इन्वेस्टर चालू होते हैं। सबसे पहली चीज अलोकेशन, कम से कम अलोकेशन कितना होना चाहिए ऐसा बता रहे हैं। अगर आप एंकर इन्वेस्टर को, अपनी कंपनी में बहुत सारे एंकर इन्वेस्टर्स अप्लाई कर रहे हैं, बहुत सारा पब्लिक इशू है, अगर सारे एंकर इन्वेस्टर को मिला के अप टू 10 करोड़ ही दे रहे हो तो आप मैक्सिमम 2 एंकर इन्वेस्टर को सर्व कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर आप 10 करोड़ से ज्यादा लेकिन 250 करोड़ तक दे रहे हो तो आप मिनिमम 2 मैक्सिमम 15 एंकर इन्वेस्टर को सर्व कर सकते हो, वेर इन हर एंकर इन्वेस्टर को कम से कम 5 करोड़ का अलॉटमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद में जैसे जैसे आप 250 करोड़ को ऐड करते रहोगे, मिनिमम हो जाएगा 5 और मैक्सिमम 10 से बढ़ता रहेगा। मतलब अगर 10 करोड़ टू 250 करोड़ था तो वो था मिनिमम 2 मैक्सिमम 15, अब 250 करोड़ का एडिशनल 250 करोड़ किया तो मैक्सिमम 15 का मैक्सिमम 25 हो जाएगा। तो अप टू 250 करोड़ के बाद अगर अप टू 500 करोड़ हो गया तो मिनिमम 15 का मिनिमम 25, अप टू 750 करोड़ हो गया तो मिनिमम मैक्सिमम 35। इस प्रकार से सी दिस चार्ट वंस। अलोकेशन टू एंकर इन्वेस्टर, अगर आप अलोकेशन कर रहे हो अप टू 10 CR मैक्सिमम 2 को सर्व कर सकते हो, 10 CR टू 250 CR मिनिमम 2 मैक्सिमम 15, 250 CR टू 500 CR मिनिमम 5 मैक्सिमम 25। उसके बाद में एज एंड व्हेन यू विल ऐड 250 करोड़ वैसे यहां पे आपको मैक्सिमम में 10 ऐड करते जाना है, और इन केसेस में मिनिमम 5 करोड़ पर एंकर इन्वेस्टर को अलॉट करना जरूरी है। मैं हमेशा पसंद करता हूं कि बच्चे पहले ये पार्ट याद कर लो, ये पार्ट परफेक्ट हो गया फिर आपको आगे आनंद आएगा पढ़ने में। ये एंकर इन्वेस्टर के सारे प्रोविजंस पढ़ेंगे हम लोग और सब परफेक्ट रहेगा, लेकिन पहले ये पार्ट आपको याद हो जाना चाहिए। एंकर इन्वेस्टर कौन होता है और उनके अलॉटमेंट के प्रोविजंस क्या है? एंकर इन्वेस्टर रिफर्स टू अ QIB who makes an application for at least 10 crore rupees in a book building issue on the main board. Allocation to anchor investor, अगर आप अप टू 10 CR ही अलॉट कर रहे हो तो आप मैक्सिमम 2 एंकर इन्वेस्टर को सर्व कर सकते हो। अगर आप अलॉट कर रहे हो 10 करोड़ से 250 करोड़, 10 करोड़ से 250 करोड़ तो आप मिनिमम 2 मैक्सिमम 15 को सर्व कर सकते हो। अगर आप अलॉट कर रहे हो 250 CR से 500 CR तो आप मिनिमम 5 मैक्सिमम 25 को सर्व कर सकते हो, और ऐसे ही सो ऑन। जैसे जैसे 250 CR बढ़ते जाएंगे यहां पे मैक्सिमम में 10 बढ़ता जाएगा। एंकर इन्वेस्टर, इनको हम जमाई राजा बोलते हैं, समझना बहुत अच्छे से कंसेप्चुअली। याद दिलाता हूं आपको पूरा पूरा टॉपिक। कोई भी व्यक्ति एंकर इन्वेस्टर जो 10 करोड़ से ज्यादा के लिए एप्लीकेशन दे रहा है, कोई भी व्यक्ति जो कि 10 करोड़ से ज्यादा के लिए एप्लीकेशन दे रहा है उसको हम एंकर इन्वेस्टर बोलते हैं, सही है। इनके लिए इशू ओपन्स 1 डे प्रायर, इनके प्रोविजंस पढ़ा रहा हूं। इशू विल ओपन 1 डे प्रायर फॉर एंकर इन्वेस्टर। एंकर इन्वेस्टर का जो आपका पूरा इशू है वो 1 दिन पहले ओपन हो जाता है। अब इसको समझना अच्छे से,
मान लीजिए पब्लिक के लिए इशू ओपन हो रहा है 5th को, तो एंकर इन्वेस्टर के लिए इशू ओपन हो जाएगा 4th को। हाय रब्बा, तूफान जमाई जैसा ट्रीटमेंट है। दूसरा, दे विल गेट द सिक्योरिटी, उनको शेयर्स मिल जाएंगे ऑन द सेम डे ऑफ बिडिंग। बाकी पब्लिक के लिए क्या होता है, इश्यू पीरियड होता है, उसमें सब लोग बिड करते हैं, बुक बिल्डिंग मैकेनिज्म है ना, इश्यू पीरियड में सब लोग बिड करते हैं, इश्यू पीरियड क्लोज होता है, फिर डिसाइड होता है कट ऑफ प्राइस, फिर अलॉटमेंट होता है। इनके लिए ऐसा नहीं है, जिस दिन इन्होंने बिड किया सेम डे अलॉटमेंट, दे गेट अलॉटमेंट ऑन द सेम डे ऑफ बिडिंग, दे गेट अलॉटमेंट एट द बिडिंग प्राइस। उनको बिडिंग प्राइस पे अलॉटमेंट मिल जाता है। और हर बात तूफान है, तो उनको बिडिंग प्राइस पे अलॉटमेंट मिल जाता है, जिस प्राइस पे बिड किया उतने पे अलॉटमेंट। तूफान 3 पॉइंट। एंकर इन्वेस्टर के लिए इश्यू ओपन होता है एक दिन पहले, एंकर इन्वेस्टर बिड करते हैं, सेम डे उनको अलॉटमेंट मिलता है, और जो उनका बिड प्राइस है उसी पे अलॉटमेंट मिल जाता है। ठीक है, ये तो बहुत भारी है, पर इनके ऊपर लॉक इन लगा देते हैं। याद रखना ये अमेंडेड प्रोविजन है। 50% ऑफ होल्डिंग जो होता है एंकर इन्वेस्टर, उसके लिए लॉक इन है आपका सिर्फ मात्र केवल 30 डेज का। लॉक इन से पहले 90 डेज वाला बता देता हूं। लॉक इन 50% जो आपका इन्वेस्टमेंट ले रहे हो उस पर 90 डेज का लॉक इन है, और रिमेनिंग 50% सिर्फ 30 डेज का लॉक इन है। तो अगर आज मैं एंकर इन्वेस्टर हूं और मुझे 5 करोड़ के शेयर्स मिले, तो 2.5 करोड़ के शेयर्स मैं 90 डेज तक बेच नहीं सकता, 2.5 करोड़ के शेयर्स मैं 30 डेज के बाद बेच सकता हूं। तो 50% ऑफ माई इन्वेस्टमेंट पे 30 डेज का लॉक इन, रिमेनिंग के ऊपर 90 डेज का लॉक इन, या फिर ऐसा कह दो कि 50% पे 90 डेज का लॉक इन एंड रिमेनिंग 50 पे 30 डेज का लॉक इन। ये लॉक इन है। पर अभी भी खुश है एंकर इन्वेस्टर भाई, क्योंकि इश्यू ओपन हो रहा है एक दिन पहले, अलॉटमेंट हो रहा है सेम डे पे, अलॉटमेंट हो रहा है बिड प्राइस पे, भले लॉक इन लग रहा है। अब आता है इसका सबसे तूफान प्रोविजन, ध्यान रखना। एंकर इन्वेस्टर को अलॉटमेंट कर दिया है हमने एट देयर बिड प्राइस, वो जिस प्राइस पे बिड कर रहे हैं उसी प्राइस पे अलॉटमेंट कर दिया है। अब एंड में कट ऑफ प्राइस तो कुछ और आ सकती है ना, हाय रब्बा। तो अभी क्या कहते हैं बहुत स्मार्टली, ये कहते हैं कि आपने एक बार बिड कर दिया है और जिस प्राइस पे बिड किया था उसी प्राइस पे अलॉटमेंट भी हो गया। ठीक है, एंड में अगर कट ऑफ प्राइस ज्यादा आ गई, एंकर इन्वेस्टर को हमने 400 में अलॉटमेंट कर दिया, उन्होंने बिड किया था 400 में, 400 में अलॉटमेंट हो गया है, और एंड में अगर कट ऑफ प्राइस आ गई है 420, एंकर इन्वेस्टर्स विल हैव टू ब्रिंग इन द बैलेंस 20 रुपीज। एंकर इन्वेस्टर को 400 में मिला, बाकी पब्लिक को 420 में मिला, एंकर इन्वेस्टर को 20 रुपीज लाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। वहीं अगर एंकर इन्वेस्टर को 400 में दे दिया, बाद में कट ऑफ 380 आ गया, तो क्या इन्वेस्टर, एंकर इन्वेस्टर को रिफंड मिलेगा क्या? अरे जमाई राजा है भाई, आपको ध्यान रखना था, अगर कुछ हो गया गड़बड़ तो कुछ भी रिफंड मिलेगा नहीं। यही तो सबसे ब्यूटीफुल बात है अबाउट एंकर इन्वेस्टर। ये 5 पॉइंट सबको कंठस्थ होने चाहिए। एंकर इन्वेस्टर के प्रोविजन, इशू ओपन 1 डे प्रायर फॉर एंकर इन्वेस्टर, allotment is done on the same day of bidding for anchor investor, allotment is done at the bid price for anchor investor. Next is lock in रहता है 50% of the investment पे 90 days का lock in, remaining 50% पे 30 days का lock in, और end में जब cut off price determine होगी, if the cut off price is more than anchor investor का price, then anchor investor has to bring in the balance, and if the cut off price is lower than anchor investor का allotted price, then no refund will be given. आई पेयर्स विद मी। चलो याद आ गया होगा जैसे हमने क्लास में पढ़ा है। फिर छोटी मोटी और चीजें हैं। अब आप में से कोई व्यक्ति सोच रहा होगा फिर एंकर इन्वेस्टर एकदम लोअर बैंड पे बिड करेगा, तो एंकर इन्वेस्टर को अलॉटमेंट किया जाता है ऑन डिस्क्रेशनरी बेसिस। तो अगर मैं कंपनी हूं, 10 एंकर इन्वेस्टर आए, तो मैं उनमें से 6 को ही बिड करना चाहता हूं, 4 को रिजेक्ट भी कर सकता हूं। तो जो ऐसे होशियार होंगे एकदम लोअर पे बिड करेंगे, उसको कंपनी रिजेक्ट ही कर देगा, जाओ नहीं देना तुमको, और जो बेटर प्राइस पे बिड कर रहे हैं कंपनी उन्हीं को अलॉटमेंट करेगा। सो यहां पर प्रोपोर्शनल बेसिस पर अलॉटमेंट नहीं होता है, एंकर इन्वेस्टर को अलॉटमेंट किया जाता है ऑन डिस्क्रिशनरी बेसिस। कंपनी को जो एंकर इन्वेस्टर सही लगे उनको अलॉटमेंट, जो सही नहीं लगे उनको रिजेक्शन। और एक और, यस, जो भी एंकर इन्वेस्टर का रिजर्वेशन होता है वो समझ लो, QIB के पोर्शन का 1/3 इज रिजर्व फॉर एंकर इन्वेस्टर, एंकर इन्वेस्टर के पोर्शन का, सॉरी, QIB के पोर्शन का 60% इज रिजर्व फॉर एंकर इन्वेस्टर, और एंकर इन्वेस्टर के पोर्शन का 1/3 इज रिजर्व फॉर डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड। ये याद रखना है, जो भी QIB का पोर्शन है उसका 60% इज फॉर एंकर इन्वेस्टर, जो भी एंकर इन्वेस्टर का पोर्शन है उसका 1/3 इज फॉर डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड। तो पहले तो प्रोविजन याद रखो, 60% ऑफ QIB पोर्शन इज रिजर्व फॉर एंकर इन्वेस्टर, 1/3 ऑफ एंकर इन्वेस्टर पोर्शन इज रिजर्व फॉर डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड। इसको समझने के लिए एग्जांपल दिया है, इफ द टोटल इशू साइज इज 2000 करोड़ और QIB का पोर्शन इज 1000 करोड़, देन एंकर इन्वेस्टर का पोर्शन कितना हो जाएगा? QIB के पोर्शन का 60%, तो 1000 करोड़ का 60% 600 करोड़, और डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड के लिए रिजर्व हो जाएगा उसका 1/3, दैट इज 200 करोड़। दिस इज द ब्यूटीफुल कंसेप्ट ऑफ एंकर इन्वेस्टर। आई होप सबके दिलो दिमाग में बैठ चुका है।
लुक गुंडे, अब हम आगे के टॉपिक पे जाएंगे, बट मैं चाहता हूं आप लोग यहीं रुक जाओ और एंकर इन्वेस्टर को एक बार पढ़ लो अच्छे से और फिर आगे बढ़ते हैं। मेरा मानना है इस पूरे चैप्टर में अगर मुझे एक टॉपिक को सबसे इंपॉर्टेंट मार्क कराना है, दैट इज गोइंग टू बी एंकर इन्वेस्टर। टेक अ मिनट, एंकर इन्वेस्टर को अच्छे से पढ़ लो, पॉज कर दो इस वीडियो को, एंकर इन्वेस्टर को अच्छे से पढ़ लो एंड देन यू कम बैक। अब बहुत आसान है, अरे इक्विटी शेयर, डीवीआर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड तो पता ही नहीं चलेगा आपको क्या हो गया, और फिर हम लोग एफसीसीबी, एफसीईबी और इन सबको पढ़ेंगे, कुछ अच्छे से टॉपिक्स हैं, एंड इन नो टाइम यू विल बी एबल टू कंप्लीट द एंटायर चैप्टर। फटाफट जाओ एंकर इन्वेस्टर को पढ़कर आओ। यस गुंडो, आशा करता हूं कि पूरा का पूरा एंकर इन्वेस्टर दिमाग में बैठ चुका है, और अब हम हिट कर रहे हैं टुवर्ड्स द लास्ट मिसलेनियस टॉपिक्स। बहुत ज्यादा आसान है, सबसे पहले 5 तो मेरे फेवरेट है। हाय क्या टॉपिक रखा है मॉड्यूल ने। अजी इक्विटी शेयर्स क्या होता है भाई बताएगा, पढ़ मत लेना खुद से, मैं बताऊंगा इक्विटी शेयर्स क्या होता है, इधर आओ। सो दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स दैट केप्ट इट हियर कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर, लेकिन इसमें डीवीआर की कंडीशंस इंपॉर्टेंट है। बट सबसे ज्यादा इक्विटी शेयर्स क्या होता है, इक्विटी शेयर्स विद रिस्पेक्ट टू कंपनी refers to those shares which are not preference share। बहुत ही बढ़िया। इक्विटी शेयर कैपिटल वो शेयर कैपिटल होती है जो कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है। इक्विटी शेयर कैपिटल 2 प्रकार की हो सकती है, इक्विटी शेयर विद यूनिफॉर्म राइट्स एंड इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट्स। दिस ब्रिंग्स मी टू टॉपिक ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है भैया, इक्विटी शेयर होल्डर के पास वोटिंग पावर होता है, राइट टू शेयर द प्रॉफिट, और जब कंपनी वाइंड अप हो जाती है तब दे गेट देयर मनी बैक, जो भी रेसिड्यू होता है पूरा उनको मिलता है। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए इक्विटी शेयर्स के। फिर ये एग्जाम में पूछा गया टॉपिक है डिफरेंशियल वोटिंग राइट। तो इक्विटी शेयर्स के अंदर डिफरेंशियल वोटिंग राइट हो सकता है, हम सबको पता है, उसकी कंडीशंस क्या है, ये एग्जाम में पूछा हुआ टॉपिक है। कंडीशन सबसे पहला, AOA should authorize, AOA should compulsorily authorize। Second, voting power with DVR holder should not exceed 74% of total voting right। ये मैं आपको एग्जांपल देके पढ़ाया था क्लास में, अगर आपको याद होगा तो। ये पूरा व्हाट इज अलाउड व्हाट इज नॉट अलाउड, एकदम मजे से परफेक्टली। सो इक्विटी शेयर्स जिनके पास में डीवीआर है उनके वोटिंग राइट कभी भी टोटल वोटिंग राइट के 74% से एक्सीड नहीं हो सकते। उसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं ओआर पास करना पड़ेगा। चलो 3 कंडीशन पहले याद कर लो, फिर 4th पे फोकस करेंगे। पहली 3 कंडीशन क्या है, AOA शुड ऑथराइज, वोटिंग पावर विद डीवीआर होल्डर शुड नॉट एक्सीड 74% ऑफ टोटल वोटिंग राइट्स, एंड OR हैज टू बी पास। वेरी इजी। अब चौथा कंडीशन है द कंपनी शुड हैव नॉट डिफॉल्टेड इन, कंपनी ने डिफॉल्ट नहीं करना चाहिए इन सब चीजों में। एनुअल रिटर्न, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर लास्ट 3 years, डिपॉजिट, डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स, रीपेमेंट ऑफ टर्म लोन या स्टैट्यूटरी यूज ऑफ एम्प्लॉइज, कहीं भी कंपनी ने डिफॉल्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपने डिफॉल्ट किया है तो उन केसेस में आपको डीवीआर इशू करने नहीं दिया जाएगा। बहुत लॉजिकल सी बात है। तो हमने क्या पढ़ा, डीवीआर सबसे पहले चीज ऊपर बेसिक है कि डीवीआर क्या होता है। तो इक्विटी शेयर जिनका डिफरेंशियल वोटिंग राइट वो डीवीआर है। इंडिया में टाटा मोटर्स वो थी जिसने सबसे पहले डीवीआर इशू किया था। उसके बाद में डीवीआर की कंडीशन में 4 कंडीशन, AOA शुड ऑथराइज, वोटिंग पावर विद डीवीआर शुड नॉट एक्सीड 74%, OR हैज टू बी पास, एंड नेक्स्ट द कंपनी शुड हैव नॉट डिफॉल्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फाइलिंग, एनुअल रिटर्न का फाइलिंग, डिबेंचर्स का पेमेंट, डिपॉजिट का पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट, टर्म लोन का रीपेमेंट, हमने स्टैट्यूटरी ड्यूज जो भी पेंशन वगैरह का पैसा होता है हमें जमा कराना होता है, वहां पे कहीं पे भी हमने डिफॉल्ट नहीं किया है तो हम डीवीआर इशू कर सकते हैं। काफी आसान। फिर ये लेकर आता है प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिफर्स टू दैट शेयर कैपिटल व्हिच इज नॉट इक्विटी शेयर कैपिटल। नहीं, यहां ऐसा नहीं बोल सकते। इक्विटी शेयर कैपिटल में हम कहते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल रिफर्स टू दैट शेयर कैपिटल व्हिच इज नॉट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में हम ऐसा नहीं कह सकते। हम यहां पे कहते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिफर्स टू शेयर कैपिटल व्हिच गेट्स प्रेफरेंस इन 2 केसेस। 1 एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड, जब डिविडेंड पे किया जाएगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को प्राथमिकता दी जाएगी, एंड 2 इन केस ऑफ रीपेमेंट, रीपेमेंट के टाइम पे भी, वाइंडिंग अप के टाइम पे भी प्राथमिकता मिलेगी। तो इन केस ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, दोनों केसेस में प्रायोरिटी मिलने वाली है। उसके बाद में डिवेंचर्स की डेफिनेशन वही हमारी कंपनीज एक्ट वाली। डिवेंचर्स इंक्लूड, मतलब प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर कैपिटल भी वही डेफिनेशन है कंपनीज एक्ट वाली। डिवेंचर इंक्लूड्स डिवेंचर स्टॉक, बॉन्ड और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट evidencing debt of the company, whether constituting a charge on company's asset or not, whether secured or unsecured. The debenture includes any debenture stock, bond or any instrument evidencing a debt. पहले इतना याद रखो, debenture includes debenture stock, bond or any instrument evidencing a debt. Debenture stock, bond or any instrument evidencing a debt, whether constituting a charge on company's asset or not. फिर debenture के कुछ फीचर्स रखते हैं कि it is nothing but an indebtedness का प्रूफ है, it is a certificate of indebtedness, इसके अंदर क्लियर डेट ऑफ रिडम्पशन होता है, इसके ऊपर फिक्स इंटरेस्ट होता है, जनरली इस पे चार्ज होता है, सिक्योर्ड होता है, कंपनी के प्रॉफिट हो या ना हो आपको इंटरेस्ट पे करना है, यहां पे वोटिंग राइट नहीं होता। जरूरत ज्यादा बेसिक। फिर कैटेगरीज ऑफ डिबेंचर्स बताए, फुल्ली कन्वर्टेबल,
नॉन कन्वर्टेबल, पार्शली कन्वर्टेबल, पार्टली कन्वर्टेबल, फुली कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, पार्टली कन्वर्टेबल, एंड इट इज ऑप्शनल, तो कह देते हैं ये ऑप्शनली फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके बाद में बॉन्ड्स, बॉन्ड्स आर नथिंग सेम लाइक डिबेंचर्स। बॉन्ड्स आर डेट सिक्योरिटी which an issuer, where an issuer is bound to pay a specific rate of interest agreed as per the terms of the payment and repay principal amount at a later time। आज मैंने आपसे 100 रुपए लिए हैं, 5 years का टेन्योर इस बॉन्ड का और 10% पर एनम का इंटरेस्ट है, तो 100 रुपए लिए हैं तो हर साल मुझे आपको 5-5 रुपए का इंटरेस्ट देना है और 5 साल होने के बाद मुझे आपको 100 रुपए वापस दे देना है, दैट इज अ बॉन्ड। तो बॉन्ड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके साथ में इंटरेस्ट पेमेंट है पीरियोडिकली एंड टेन्योर एंड होने पे प्रिंसिपल रीपे करना होगा। जनरली बॉन्ड्स का ड्यूरेशन 5 to 10 years होता है, इनका कहना है। फिर एक कैरेक्टरिस्टिक लेकर है बॉन्ड के भी, क्या बात है, बॉन्ड का फिक्स फेस वैल्यू रहेगा, मैच्योरिटी पीरियड रहेगा जो 20 to 30 years भी हो सकता है। फिर प्रिंसिपल अमाउंट रीपे करना है, टाइम टू टाइम इंटरेस्ट पे करना है आपको। इंटरेस्ट फेस वैल्यू का एक परसेंटेज लिया जाता है जिसको हम कूपन रेट कहते हैं। लेस रिस्की है बिकॉज आपको आपका पैसा ऊपर वापस मिलने वाला है, और अपने पूरे पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए बॉन्ड इज अ गुड मीडियम, कि आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको डाइवर्सिफाई करने के लिए बॉन्ड इज अ गुड मीडियम। फिर ये टाइप्स ऑफ बॉन्ड लेकर आता है सबसे तूफान टॉपिक, गवर्नमेंट बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बॉन्ड एंड टैक्स सेविंग बॉन्ड। गवर्नमेंट बॉन्ड कौन इशू करता होगा, गवर्नमेंट। बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बॉन्ड कौन इशू करता होगा, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कॉर्पोरेट बॉन्ड कौन इशू करता पड़ेगा, कौन इशू करता होगा, कॉर्पोरेट्स। तो भाई दे रखा है इंडिया में सबसे ज्यादा बॉन्ड मार्केट डेवलप्ड है बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाला, तो बैंक जो बॉन्ड इशू करते हैं सबसे ज्यादा लोग वहां इन्वेस्टमेंट करते हैं। एंड लास्ट हो गया टैक्स सेविंग बॉन्ड्स, ऐसे बॉन्ड्स जिसके ऊपर आपको टैक्स रिबेट्स भी मिलती है उनको कहते हैं टैक्स सेविंग बॉन्ड्स। ये हमारा एक कुछ टॉपिक है ही नहीं है, लेकिन ये हमारा जो 15, 16, 17, 18, 19 है ये भी एक बार कंप्लीट हो गया। जनरली बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं। आई वुड सिंसियरली रिक्वेस्ट कि अभी देखो मेरे साथ में चैप्टर पढ़ के भी खत्म कर लो, अभी इस वीडियो को पॉज करके इनको फटाफट से रीड करके आ जाओ। आपको 5 मिनट से ज्यादा का समय नहीं मिलेगा, ताकि देन वी कैन फोकस ऑन एफसीसीबी, एफसीईबी, आईडीआर वगैरह। साथ साथ में पढ़ लोगे तो ये क्लोज ही हो जाएगा। ठीक है गुंडे, फटाफट जाके पढ़ कर आओ। यस यस यारा, आशा करता हूं अभी तक चैप्टर बहुत आसान लग रहा है और मेरे साथ में पढ़ के खत्म भी हो चुका है। अब हम हिट करते हैं एफसीसीबी, एफसीईबी, आईडीआर। अब एक्चुअली सभी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, फटाफट से लेट्स हिट इट। पहले ये 3 चीजें एफसीसीबी, एफसीईबी एंड आईडीआर, बहुत ही मजेदार कंसेप्ट है और हमने उतने ही प्यारे ढंग से इसको पढ़ के भी रख रखा है। चलिए, एफसीसीबी, एफसीईबी याद आ रहा है, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। द नेम इटसेल्फ, जो उसका नाम है वही उसके टॉपिक को आधे एक्सप्लेन कर लेता है। सबसे पहली चीज, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड में बॉन्ड, अगर एक बॉन्ड है तो उसका फिक्स प्रिंसिपल पेमेंट होगा, टेन्योर के एंड में उसका इंटरेस्ट पेमेंट होगा, ठीक है। पर ये फॉरेन करेंसी है तो प्रिंसिपल इंटरेस्ट ये कैसा होगा, फॉरेन करेंसी में होगा। बॉन्ड डिनोमिनेटेड कैसा होगा, फॉरेन करेंसी में होगा। और फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड है तो इस बॉन्ड में एक फीचर होगा कि बाद में ये कन्वर्ट हो सकता है इनटू द इशूइंग कंपनी के शेयर्स। सो फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, सिंस इट्स अ बॉन्ड, इट्स गोइंग टू हैव अ प्रिंसिपल repayment at the end, it is going to have time to time interest, since it is foreign currency convertible bond, तो principal interest दोनों foreign currency में पे होंगे। साथ में foreign currency convertible bond है तो ये bond denominated भी होगा foreign currency में। convertible है means this bond will have a feature of option of converting into issuing company's equity share। एक पॉइंट याद रखना है, that ये बॉन्ड होते हैं अनसिक्योर्ड। बातें आराम से, इंडिया में कोई भी कंपनी है, इंडियन कंपनी जिसने बॉन्ड इशू किया है बाहर टू अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, सो एन इंडियन कंपनी इश्यूज अ बॉन्ड टू अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, बिल्कुल सही है। फिर फीचर, द बॉन्ड हैज टू बी डिनोमिनेटेड इनटू फॉरेन करेंसी, फिक्स्ड इंटरेस्ट पेमेंट, प्रिंसिपल रीपेमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर, ये सब दोनों होना चाहिए फॉरेन करेंसी के अंदर। द होल्डर हैज एन ऑप्शन टू कन्वर्ट इनटू इक्विटी शेयर्स, और ये होते हैं अनसिक्योर्ड, इशू करता है इंडियन कंपनी एंड मिलता है टू अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। काफी आसान। कॉपी पेस्ट, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड की जगह फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड। इसमें क्या होता है, सब कुछ सेम, सारे फीचर सेम रहेंगे कि पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया को देंगे, इंडियन कंपनी देगी, फॉरेन करेंसी के अंदर डिनोमिनेटेड रहेगा, इंटरेस्ट पेमेंट होगा, प्रिंसिपल होगा, ये भी फॉरेन करेंसी में होगा, सब कुछ सेम, अनसिक्योर्ड भी होगा, सब कुछ सेम। बस एक पॉइंट चेंज हो जाएगा, वहां पे था फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, so the bonds were convertible into equity shares of the issuing company। तो अगर आज रिलायंस ने फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड इशू किया है तो वो बॉन्ड कल को कन्वर्ट होगा रिलायंस के शेयर्स में। लेकिन फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड में क्या डिफरेंस है, द होल्डर हैज द ऑप्शन टू एक्सचेंज द बॉन्ड इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी। द बॉन्ड होल्डर हैज द ऑप्शन टू एक्सचेंज द बॉन्ड फॉर द इक्विटी शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी, किसी और कंपनी के, किसी अनदर कंपनी के
शेयर्स के साथ में कन्वर्ट करने का आपके पास ऑप्शन रहेगा, एकदम सिंपल। तो ये यहां पे क्या कहने की कोशिश करें, फॉर एग्जांपल रिलायंस ने इश्यू किया फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, तो वहां पर बॉन्ड के टेन्योर खत्म होने के बाद में होल्डर के पास चॉइस होगा, वो या तो रिडम्पशन ले ले या रिलायंस के शेयर्स ले ले, बिकॉज ये फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड है। वहीं पे अगर है फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड, तो उस केस में होल्डर के पास चॉइस होगा कि वो तो कन्वर्ट करके एंड में या तो वो रिडम्पशन करवा ले या एक्सचेंज करके, रिलायंस ने पहले से कहा होगा हम पिरामिल के शेयर्स देने वाले हैं, तो आप पिरामिल के शेयर्स दे दो। तो अगर इशुइंग कंपनी खुद के ही शेयर्स में कन्वर्जन का ऑप्शन देती है तो उसे फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड कहा जाता है, लेकिन इशुइंग कंपनी अपने किसी सिस्टर कंसर्न, अपने किसी ग्रुप कंपनी के किसी और के शेयर्स दे रही है तो उसे फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड कहा जाएगा। बाकी सारे फीचर सेम। ब्यूटीफुल यारा। उसके बाद में आता है द कंसेप्ट ऑफ आईडीआर, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट। घुमा फिरा के हम लोगों ने जब क्लास में पढ़ा था, इसमें मैं आपको जीडीआर भी पढ़ा दिया था, सब कुछ पढ़ा था हमने, एकदम मजे से रहो। आईडीआर बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर एक फॉरेन कंपनी को मस्ती है कि हमें क्या करना है, अपने शेयर्स को, फॉरेन कंपनी को मस्ती है कि उनको अपने शेयर्स जो हैं वो इंडियन शेयर होल्डर्स को देने। फॉरेन कंपनी को इंडिया से कैपिटल रेज करना है, तो फॉरेन कंपनी सीधा इंडियन शेयर होल्डर्स को शेयर्स नहीं दे सकती। फॉरेन कंपनी अपने शेयर्स देती है इंडियन डिपॉजिटरी को, और उसकी कस्टडी फॉरेन कस्टोडियन के पास ही रहती है। तो एक फॉरेन कंपनी है, उसने शेयर्स दिए इंडियन डिपॉजिटरी को, उसकी कस्टडी रखी फॉरेन कस्टोडियन के पास ही। फिर ये जो इंडियन डिपॉजिटरी है, ये उन शेयर्स को, मान लीजिए शेयर्स हैं, तो इंडियन डिपॉजिटरी उन शेयर्स को बढ़िया सा पैक करते हैं और इसके ऊपर लिख देते हैं डिपॉजिटरी रिसीट ऑफ दैट कंपनी शेयर। फॉर एग्जांपल एप्पल इशू कर रहा है, तो एप्पल के शेयर्स हैं, एप्पल के शेयर्स को ही पैकेट में डाला और उसके ऊपर लिख दिया इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट ऑफ एप्पल का शेयर। किसी को लेना है क्या, किसी को लेना है क्या, इंडिया में जो भी व्यक्ति इसको खरीदेगा, इन डिपॉजिटरी रिसीट के वैल्यू किस पे डिपेंडेंट होगा, एप्पल के शेयर के वैल्यू पे। ये एप्पल का शेयर का वैल्यू बढ़ा, हमारी डिपॉजिटरी रिसीट का भी वैल्यू उसी के साथ साथ बढ़ेगा। एंड दिस इज टर्म्ड एज इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट। व्हेनेवर एनी फॉरेन कंपनी इश्यूज शेयर्स टू द इंडियन डिपॉजिटरी देन इश्यूज डिपॉजिटरी रिसीट्स टू इंडियन इन्वेस्टर। जैसे जैसे फॉरेन कंपनी का शेयर बढ़ेगा या कम होगा, वैसे इन आईडीआर का भी शेयर बढ़ेगा कम होगा। आईडीआर एक लॉस्ट कॉज है, बिकॉज आज तक इंडिया में एक ही कंपनी ने आईडीआर इशू किया और एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम तो कोई आईडीआर है ही नहीं। स्टैंडर्ड चार्टर्ड पीएलसी इज द ओनली कंपनी व्हिच हैज इशूड आईडीआर इन इंडिया। बहुत सिंपल। सो देखो अच्छे से, तो फॉरेन कंपनी शेयर्स को डोमेस्टिक डिपॉजिटरी को देंगे, उन्हीं की कस्टडी जो है वो देंगे फॉरेन के ही कस्टोडियन को। उसके बाद में जो डोमेस्टिक डिपॉजिटरी है ये आईडीआर इशू करेगा एप्पल के शेयर्स की, और रमेश जो है वो मनी इन्वेस्ट करेगा डिपॉजिटरी में। इस तरीके से रमेश इज एबल टू इन्वेस्ट इन दी एप्पल थ्रू द कंसेप्ट ऑफ डिपॉजिटरी रिसीट। के रमेश एप्पल में, इंडिया के बाहर की कंपनी में इन्वेस्ट कर पाया थ्रू डिपॉजिटरी रिसीट। ये जो आईडीआर है, जो इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट है, ये एक प्रकार के डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट हो गए, बिकॉज ये जो आईडीआर है, ये अपनी वैल्यू डिराइव करते हैं फ्रॉम द वैल्यू ऑफ दिस फॉरेन कंपनीज शेयर। तो कोई भी एक चीज जिसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं, वो किसी और से अपनी वैल्यू डिराइव करता है, उसे कहते हैं हम डेरिवेटिव। तो आईडीआर भी एक प्रकार के डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट हो गए, बिकॉज ये अपनी वैल्यू डिराइव करते हैं फ्रॉम द वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग शेयर्स। ये हो गया अबाउट इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट। बहुत ही सिंपल, छोटा सा टॉपिक दे रखा है, देखते हैं क्या लिखा है। इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट मींस एन इंस्ट्रूमेंट इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिटरी रिसीट, क्रिएटेड बाय, देखो डोमेस्टिक डिपॉजिटरी इन इंडिया। इश्यू तो डोमेस्टिक डिपॉजिटरी नहीं किया है ना, बिल्कुल सही है। क्रिएटेड बाय डोमेस्टिक डिपॉजिटरी इन इंडिया, authorized by company incorporated outside India. So Indian depository receipt refers to a instrument, depository receipt, which is created by domestic depository, which is authorized by a foreign company. Created by domestic depository, यही foreigner raise कर पाते हैं। Standard Chartered PLC is the only company which has raised IDR yet. बहुत लॉस सा बैठ रहा है। इसके बाद में डेरिवेटिव हम एकदम अलग तरीके से पढ़ते हैं यार। डेरिवेटिव का पूरा सेपरेट सेशन होता है जिससे मैं डेरिवेटिव पढ़ा के न्यूमेरिकल तक लेके जाता हूँ, यूट्यूब पे आपको मिल ही जाएगा। फिर आता है अब यहां पे हमारा एफसीसीबी, एफसीईबी और आईडीआर हो चुका है। अब कुछ बचा नहीं है, कुछ छोटे मोटे फुद्दू टॉपिक्स हैं, उनको फटाफट से पढ़ के हम खत्म कर लेते हैं। वारंट इतना सा टॉपिक दे रखा है हमारे मॉड्यूल में। वारंट से रिलेटेड प्रोविजन हम ऑलरेडी आईसीडीआर में पढ़ चुके हैं, यहां पर पढ़ाने की कोशिश करते हैं। वारंट क्या होता है? वारंट मींस एन ऑप्शन issued by a company whereby the buyer is granted the right to purchase a number of shares, usually one of its equity share capital at a given exercise price during a given period. तीन चीजें प्री डिसाइड कर ली मैंने।
तो मैंने आपको एक डॉक्यूमेंट दिया, उस पर लिखा है यू हैव अ राइट टू बाय 1 इक्विटी शेयर ऑफ रिलायंस आफ्टर 3 months एट 200 रुपीज पर शेयर। 3 चीजें प्री डिसाइड कर ली, डेट, रेट और क्वांटिटी। डेट, रेट और क्वांटिटी, 3 चीजें प्री डिसाइड कर लेते हैं हम लोग। तो प्री डिसाइडेड है कि आपको इस प्राइस पे मिलेगा, इस डेट पे मिलेगा, इतनी क्वांटिटी मिलेगी, विच इज यूजुअली 1, उसे कहा जाता है वारंट। तो वारंट इज नॉट अ सिक्योरिटी इन इटसेल्फ, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच गिव्स यू अ राइट टू बाय अ सिक्योरिटी, एन ऑप्शन टू बाय अ सिक्योरिटी। रियली सॉरी, अगर ड्यू डेट पे इन्वेस्टर को लगता है कि इस वारंट में जो प्राइस है 200 रुपीज में शेयर मिल रहा है, मेरा फायदा होगा, तो वो वारंट को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करा लेंगे, और फायदा नहीं होगा तो वारंट को लैप्स होने देंगे। वारंट को एक्सरसाइज करना कंपलसरी नहीं है, इट इज एन ऑप्शन। आईसीडीआर रेगुलेशन में उसके सारे प्रोविजन दे रखे हैं। एंड दिस ब्रिंग्स मी टू द लास्ट 4 टॉपिक्स। One is real estate investment trust, one is infrastructure investment trust, and then the remaining last 2 are securitized debt instrument and municipal bond. मजेदार है यार। आप चाहो तो यहां पे चलो रुक जाओ, रीड और इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ा देता हूं, फिर रीड करने के लिए जाओ। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। मैंने आपको क्लास में पढ़ाते समय भी बोला था कि पहले दोनों के कंसेप्ट पढ़ो, फिर आपके नोट्स में दे रखा है रीड के बेनिफिट। यही बेनिफिट है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के भी। फिर आपको दे रखा है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के एलिमेंट्स, यही मोरलेस एलिमेंट्स है रीड के भी। तो इसको इसी प्रकार से लिखते हैं और इसी तरह से पढ़ते हैं। सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट? रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इज लाइक म्यूचुअल फंड। एक ट्रस्ट बनाया, वो ट्रस्ट के अंदर भी स्पॉन्सर रहते हैं, हु स्टार्ट्स द ट्रस्ट, देन दे अपॉइंट ट्रस्टीज, देन दे अपॉइंट इन्वेस्टमेंट मैनेजर। सही है, देखो स्क्रीन पे अच्छे से, बहुत सिंपल सी बात है। स्पॉन्सर्स आर दोज हु सेट्स अप द ट्रस्ट, ट्रस्टीज आर दोज, ट्रस्ट है तो ट्रस्टी अपॉइंट करना कंपलसरी होगा, दोज हु होल्ड द एसेट ऑफ द ट्रस्ट, देन इन्वेस्टमेंट मैनेजर इज द वन हु टेक्स द इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ये 3 लोग सबसे पहले आते हैं। ये 3 लोग आने के बाद में एक ऑफर डॉक्यूमेंट इशू करते हैं कि जो जो इंटरेस्टेड है वो पैसे लगा सकता है। इन्वेस्टर्स जो जो इंटरेस्टेड वो पैसे देते हैं, उनको ये अलॉट कर देते हैं यूनिट्स, सिंस दे आर इन द फॉर्म ऑफ ट्रस्ट। फिर ये इन्वेस्टमेंट मैनेजर उस पैसे को कहां इन्वेस्ट करेगा ये बताओ। अरे आप बताओ। अरे भैया, जब नाम है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट तो इवेंचुअली दे विल बी इन्वेस्टेड इनटू रियल एस्टेट। फिर वहां से जो भी रेंटल इनकम आएगी दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू यूनिट होल्डर्स। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। प्रोफेशनल में एक पूरा चैप्टर है इसके ऊपर, रीड। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट स्ट्रक्चर समझो। सबसे पहले एक ट्रस्ट खुलता है, एक फंड है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ ट्रस्ट। जैसे म्यूचुअल फंड होता है इन द फॉर्म ऑफ ट्रस्ट, वैसे ही स्पॉन्सर जिन्होंने शुरू किया, देन दे अपॉइंट ट्रस्टी, देन दे अपॉइंट इन्वेस्टमेंट मैनेजर, देन दे गिव ऑफर डॉक्यूमेंट। जो जो इंटरेस्टेड है इनमें पैसे देने के लिए पैसा देते हैं, उनको यूनिट्स अलॉट कर देते हैं, यूनिट्स लिस्ट भी होते हैं। उसके बाद में जब हमारे पास बहुत सारा पैसा आ चुका है, इस पैसे को हम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, और वहाँ से जो भी रेंटल इनकम, कैपिटल अप्रिसिएशन, जो भी इनकम आ रही है, वो इनकम को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं यूनिट होल्डर्स। तो हर वो व्यक्ति जो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहता है बट उतना बड़ा टिकट साइज उसके पास नहीं है, वो रीड के माध्यम से कर सकता है। परफेक्ट। कॉपी पेस्ट कंसेप्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। कॉपी पेस्ट कंसेप्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। सब कुछ सेम है, बस ये रियल एस्टेट की जगह कहां इन्वेस्ट करते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर असेट्स में। अब डिफरेंस समझना। रियल एस्टेट में क्या है, आपने 4-5 प्रोजेक्ट भी खरीद लिए, वहां से रेंटल इनकम लेना है, बस इतना लोड नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है, सोलार पावर प्रोजेक्ट है और आपने ऐसे प्रोजेक्ट्स खरीदे तो आपको उनका भी देख रेख करना होता है। तो यहां पे एक और पार्टी आती है, स्पॉन्सर आता है जो सेटअप कर रहा है, ट्रस्ट बना दिया, ट्रस्टीज अपॉइंट कर दिया, इन्वेस्टमेंट मैनेजर आ गए। अब इसमें एडिशनली आते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर, बिकॉज यहां पे हर प्रोजेक्ट को भी एक एक मैनेजर अलॉट करना है। तो देन इसमें एडिशनली आते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर, जो कि रीट में नहीं होते। बाकी सब कुछ सेम है। ये लोग भी ऑफर डॉक्यूमेंट देंगे, पब्लिक में से जो पैसा आएगा उनको यूनिट्स अलॉट करेंगे, ये पैसा इवेंचुअली इन्वेस्ट किया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, वहां से जो इनकम आएगी वो इनकम लोगों में डिवाइड कर देंगे। बाकी सब कुछ सेम है, बस इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में एक और आते हैं इन्वेस्टमेंट मैनेजर के अलावा प्रोजेक्ट मैनेजर फॉर ईच प्रोजेक्ट। अब हमारे लिए सिलेबस में क्या क्या है? बेनिफिट्स ऑफ रीट। अगेन यही बेनिफिट इंफ्रास्ट्रक्चर के भी हैं। लेस कैपिटल इंटेंसिव, आप रीट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो 10-15 हजार रुपए से, लेकिन अगर आपको रियल एस्टेट एक्चुअली खरीदना होता तो आपको लाखों रुपए चाहिए। नेक्स्ट इज ट्रांसपेरेंसी। रीट एक एक डिटेल आपको देता है, हमने रेगुलर बैच में रीट के अंदर जाके भी देखा है, एक एक डिटेल रीट के अवेलेबल रहेंगे। नेक्स्ट, आपके अंदर आपको एक अश्योर्ड प्रकार का एक रिटर्न है कि यहां से आपका इनकम होना ही वाला है, ऐसा है, अश्योर्ड डिविडेंड मिल जाता है आपको, क्योंकि रेंटल यील्ड तो आनी वाली है ना। नेक्स्ट इज टैक्स फ्री। अब ये मॉड्यूल में लिखा है तो मैंने आपको लिख दिया, रियल लाइफ में बताता हूं पूरे टैक्स फ्री नहीं होता है। नेक्स्ट इज फास्ट कैपिटल अप्रिसिएशन। रियल एस्टेट तो इज ग्रोइंग बहुत जबरदस्त, इजी टू बाय, एंड लास्ट इज सुटेबल फॉर स्मॉल इन्वेस्टर्स, जिनके पास कम पैसा है बट उनको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है। दिस इज द बेस्ट थिंग। तो दीज आर बेनिफिट्स, दीज आर सर्टेन बेनिफिट्स ऑफ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट।
लेस कैपिटल इंटेंसिव, ट्रांसपेरेंसी, अश्योर्ड डिविडेंड, टैक्स फ्री, फास्ट कैपिटल अप्रिसिएशन, इजी टू बाय, सुटेबल फॉर स्मॉल इन्वेस्टर, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के भी बेनिफिट्स हैं। इसी के साथ में एक और टॉपिक देते हैं, एलिमेंट्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। हमें ऑलरेडी पता है स्पॉन्सर, ट्रस्टी, इन्वेस्टमेंट मैनेजर, और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में एडिशनली कौन आ जाता है, प्रोजेक्ट मैनेजर। ठीक है, रीट का अगर बोलेंगे तो उनके एलिमेंट्स 3 आ जाएंगे, फिर स्पॉन्सर, ट्रस्टी एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजर। फिर उनके बारे में थोड़ा सा लिखा है, स्पॉन्सर, मिनिमम नेटवर्थ ऑफ स्पॉन्सर हैज टू बी 100 करोड़, स्पॉन्सर का कम से कम 100 करोड़ का नेटवर्थ होना चाहिए, और स्पॉन्सर को कम से कम 15% ऑफ द टोटल यूनिट्स होल्ड करने फॉर 3 इयर्स। जैसे हम लोग प्रमोटर पे कहते हैं ना मिनिमम कंट्रीब्यूशन आपको 20% का देना है, वैसे स्पॉन्सर को भी टोटल जो पैसा रेस कर रहे हैं उसमें से 15% खुद लगाना होता है। तो स्पॉन्सर का मिनिमम नेटवर्थ 100 CR एंड मिनिमम यूनिट होल्डिंग विल बी 15% फॉर इनिशियल 3 इयर्स। ट्रस्टी has to be registered as debenture trustee under SEBI debenture trustee regulation 1993. Investment manager एक overall supervision रखता है and project manager takes care of the project. Linear completion यारा, and these are easy topics. एग्जाम में आ सकते हैं 3 marks 4 marks के लिए मजे से। चलो गुंडे, इसके बाद में 2 कंसेप्ट बचते हैं and then we're done. Securitized debt instrument मैंने आपको रेगुलर बैच में बहुत खोद के पढ़ाया, यहां पे इतना समय मत दो। हम लोगों ने इसको इस प्रकार से पढ़ा है, पूरा सिक्योरिटाइजेशन का कंसेप्ट से पढ़ा था कि सिक्योरिटाइजेशन कैसे होता है। यहां पे आपसे बस इतनी सी अपेक्षा है कि आप जो की चीज है उनको याद रख लो। अगर पूछ लेते हैं, पहला, सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट आर फाइनेंशियल सिक्योरिटीज दैट आर क्रिएटेड बाय सिक्योरिटाइजिंग इंडिविजुअल लोन। इंडिविजुअल लोन को सिक्योरिटाइज करके हम लोग क्रिएट करते हैं सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट। सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट आर क्रिएटेड बाय सिक्योरिटाइजिंग इंडिविजुअल लोन। इंडिविजुअल लोन्स को सिक्योरिटाइज करके आप सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं। नेक्स्ट, द असेट्स आर कन्वर्टेड इनटू सिक्योरिटीज थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड सिक्योरिटाइजेशन। याद है हमने पूरा वो लोन को कन्वर्ट किया था, तो असेट्स को, जो मॉर्गेज्ड असेट्स होते हैं उनको ही हम सिक्योरिटीज में कन्वर्ट कर देते हैं, उसे कहते हैं सिक्योरिटाइजेशन। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटी। एंड लास्ट पॉइंट, इसके लिए सेबी ने एक पूरा फ्रेमवर्क बना रखा है, सेबी पब्लिक ऑफर एंड लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट रेगुलेशन 2008। बस ये 4 पॉइंट याद रखने। क्या 4 पॉइंट है? पहला पॉइंट, financial securities are created by the process of securitization. Second, assets are converted into securities by the process of securitization. Third, the most popular one is mortgage-backed security, and SEBI का इस पे regulation भी है, SEBI issue and listing of securitized debt instrument regulation 2008. बस ये 4 पॉइंट लिख दिए, you are good to go. ये जो मैंने आपको पढ़ाया था नॉलेज के लिए ज्यादा पढ़ाया था, इतना है नहीं आपके एग्जीक्यूटिव लेवल पे, बट अगर ये समझ लिया तो उसको रटना नहीं पड़ता है, उनको याद रखना काफी आसान हो जाएगा। और लास्ट टॉपिक हमारा आ जाता है म्युनिसिपल बॉन्ड। बॉन्ड्स विच आर इशूड बाय म्युनिसिपैलिटीज, लोकल अथॉरिटीज, उनको म्युनिसिपल बॉन्ड हो जाते हैं। ये स्टार मार्क करके लिखवाया मैंने। इट इज ऑल्सो नोन एज म्यूनी बॉन्ड्स। मुन्नी बॉन्ड बोलने वालों की पिटाई होगी घर पे आके। म्यूनी बॉन्ड्स, म्युनिसिपल बॉन्ड्स आर ऑल्सो टर्म्ड एज म्यूनी बॉन्ड्स, इशूड बाय अर्बन लोकल गवर्नमेंट एंड देयर एजेंसीज। अर्बन लोकल गवर्नमेंट इज नथिंग बट लोकल एजेंसीज, इनको हम कहते हैं म्युनिसिपैलिटीज। पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, बीएमसी जैसे कि, तो ये तो पीएमसी, बीएमसी ऐसे आपके हर एक जगह पे भी आपको दिखेगा आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रहता है, उसकी बात हो रही है। म्युनिसिपल बॉन्ड आल्सो नोन एज म्यूनी बॉन्ड्स इशूड बाय अर्बन लोकल गवर्नमेंट एंड देयर एजेंसीज, इशू टू रेज मनी। क्यों रेज मनी करते हैं? एयरपोर्ट के एंसिलरी चीजें आपको बनानी है, रेलवे स्टेशन के एंसिलरी चीजें बनानी है, पार्क्स बनाने, रोड्स ब्रिजेस बनाने, इसके लिए पैसा चाहिए। दे वर फर्स्ट इशूड इन 1997। सेबी गाइडलाइंस वर इशूड इन 2015। सबसे पहले उसको 1997 में इशू किया था, सेबी उसके ऊपर 2015 में गाइडलाइंस लेकर आया। एलिजिबिलिटी क्या है ये याद रखना है, बट उसके पहले क्लास चीज, दे वर फर्स्ट इशूड बाय बैंगलोर, देन अहमदाबाद, और ऐसे बहुत सारे म्युनिसिपैलिटी में इशू किया है। गाइडलाइंस याद करने के पहले बेसिक आपको 5 चीजें याद होनी चाहिए। उनका शॉर्ट नेम म्यूनी बॉन्ड्स, दे आर इशूड बाय अर्बन लोकल गवर्नमेंट एंड देयर एजेंसीज, दे आर इशूड टू रेज मनी। मनी रेज क्यों कर रहे हैं? हमें पार्क बनाने, रोड बनाने, एयरपोर्ट, इंफ्रा रिलेटेड चीजों के लिए। They were first issued in 1997, but SEBI उसके ऊपर गाइडलाइंस लेकर आया 2015 में। They were first issued by Bangalore and later on अहमदाबाद वगैरह ने भी इशू किया है। पहले सब ठीक। और अब एक चीज याद रखना है, सेबी ने जब गाइडलाइंस इशू किया तो सेबी ने 3 एलिजिबिलिटी लगाई है। सिर्फ एक म्युनिसिपैलिटी जो तीनों चीजें सेटिस्फाई करती है वो इशू कर सकती है म्यूनी बॉन्ड्स। नॉट हैव नेगेटिव नेटवर्थ फॉर प्रीसीडिंग 3 years। पिछले 3 सालों में उनका नेगेटिव नेटवर्थ नहीं होना चाहिए, पहली चीज। दूसरा, they have not defaulted in payment of debt or loan। उन्होंने डेट या लोन के अंदर डिफॉल्ट किया नहीं है। एंड थर्ड, जो भी आपके प्रमोटर, डायरेक्टर, म्युनिसिपैलिटी है, दे शुड नॉट बी विलफुल डिफॉल्टर। ये तीनों कंडीशन आपको याद होनी चाहिए, ये तीनों एग्जाम में आनी चाहिए। म्युनिसिपैलिटी का नेगेटिव नेटवर्थ नहीं होना चाहिए, उन्होंने पुराने लोन, डिबेंचर, सिक्योरिटी के अंदर डिफॉल्ट नहीं करना चाहिए, और म्युनिसिपैलिटी, उनके प्रमोटर, डायरेक्टर्स विलफुल डिफॉल्टर नहीं होने चाहिए। 11,
मेरी तरफ से रिवीजन कंप्लीट होने को हम रिवीजन नहीं मानते, क्योंकि हजारों बच्चे इस रिवीजन को देखेंगे, हजारों बच्चे एग्जाम में तूफान मार्क्स से पास नहीं होंगे। हर वो बच्चा पास होगा जो ईमानदारी से जैसे ही कंप्लीट किया, मेरे साथ साथ आपने टॉपिक्स को पढ़ के भी कंप्लीट कर लिया अच्छे से, मेरे साथ साथ अभी जो ये एंड के टॉपिक्स हैं इनको भी पढ़ के कंप्लीट कर लो, एंड यू शुड बी सो स्ट्रांग, इतना अच्छे से चैप्टर होना चाहिए कि आप यहीं से पूरे चैप्टर का रिवाइज कर पाओ, बहुत अच्छे से रिवाइज कर पाओ। तो मेरे साथ ही एंड के टॉपिक्स भी पढ़ लो, फिर एक बार बुक बंद करके एक बार सारे टॉपिक्स पढ़ो, एंड देन हर एक टॉपिक को पढ़ने के बाद बुक बंद करके बोलने की कोशिश करो कि आपको उनके पॉइंट्स याद है या नहीं है। चैप्टर 1 और 2 को कंठस्थ करके जाना एग्जामिनेशन के अंदर, न्यूमेरिकल्स अच्छे से पढ़ के जाना है, यू विल बी वेरी हैप्पी इन द एग्जामिनेशन। अगेन आई एम रिपीटिंग, पूरा सिलेबस पढ़ना है 100%, आईसीएसई का कोई भरोसा नहीं है, पूरा सिलेबस ईमानदारी से पढ़ते हुए जाना है, पर थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे चैप्टर 1, 2 एंड न्यूमेरिकल्स पे। खूब खूब पढ़ो एंड खूब आगे बढ़ो। आई विल सी यू गाइस सून फॉर सम माइंड बॉगलिंग न्यू थिंग, ठीक है? खूब पढ़ो, खूब आगे बढ़ो। मेक मी प्राउड, मेक योर पेरेंट्स प्राउड, मेक एवरीवन अराउंड प्राउड। बाय बाय।